अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कौल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मेरा आपका साथ होगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। और आज बहुत सारी अहम खबरें भी हैं हमारे पास। हम देख रहे हैं कि जो सबसे पहले अच्छी खबर ये है, क्योंकि हम जब इकनॉमिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि उसकी बेहतरी की तरफ अभी हमें जाती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने आईटी सेक्टर में अगर बात की जाए तो उसकी बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। हुआ यह है कि दिसंबर 23 में पाकिस्तान के आईटी सेक्टर की जो बरामदात हैं उसमें खासा इजाफा देखा गया और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक माह में आईटी की बरामदात में 30 करोड़ 30 लाख डॉलर रिकॉर्ड जो है वो किया गया है। तो ये एक अच्छी खबर सामने आई कि वैसे भी हम ये देख रहे हैं कि आगे आने वाला जो दौर है और हम जो भी ममालिक तरक्की कर रहे हैं वो अपने आप को आईटी सेक्टर में खासा ग्रो कर रहे हैं। अगर हम इंडिया की मिसाल देखें, बांग्लादेश की मिसाल देखें, दीगर ममालिक की मिसाल देखें तो इस वक्त आईटी सेक्टर पर खासा काम किया जा रहा है और लोग यही कह रहे हैं कि इसमें आप मज़ीद अपनी जो चीज़ें हैं उनको एक्सेल करें, अपने नौजवानों को इसमें लगाएं तो खासी हमें बेहतरी नज़र आ रही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो निगरान वज़ीर आला सिंध जैसे रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब भी कहते हैं कि उन्होंने जो एक इजलास किया वीडियो लिंक के ज़रिए और उन्होंने कहा कि कराची में जितने भी कायम पुराने क्वार्टर्स हैं और जो कैंटीन्स हैं कराची की और जहांगीर क्वार्टर्स हैं उनकी जो खाली ज़मीन है उन पर अच्छी इमारतें तामीर करवाई जाएं और इस पर गौर किया जा रहा है कि इनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो क्योंकि ये जो पुराने क्वार्टर्स हैं उनमें वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन रहते थे पहले, और फिर जब ये इस्लामाबाद मुंतकिल हुआ कैपिटल, उसके बाद ये जो क्वार्टर्स थे उसके बाद से उसमें कोई काम नज़र होता हुआ नज़र नहीं आया। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि इसमें अच्छी बिल्डिंग्स बनाई जाएँ और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने से ये भी होगा कि शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा और बेहतरी आएगी शहर के अंदर। ये भी एक अच्छी हम खबर देख रहे हैं। उसके अलावा इलेक्शंस की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी नज़र आ रही है। इलेक्शन कैंपेन्स स्टार्ट हो चुकी हैं। कल भी पीपल्स पार्टी खासी एक्टिव नज़र आई। कहीं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जलसे से खिताब किया तो कहीं आसमा भुट्टो हमें अपने कारकुनान से खिताब करती हुई नज़र आई और शाजिया मरी और ये सारे लोगों ने जो है वो खिताबात किए और एक से दूसरे के जगहों पर जाते हैं और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो हम देख रहे हैं कि इस हवाले से गूगल ने पाकिस्तान में भी 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए गूगल ट्रेंड्स पाकिस्तान जनरल इलेक्शन 2024 के नाम से एक नया पेज मुतारिफ करा दिया है। उसमें है क्या? उसमें यह है कि जितने भी आपके पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू जो भी लोग ज़्यादा चीज़ें सर्च करेंगे पाकिस्तान की पार्टीज़ के मुतालिक, इलेक्शंस के मुतालिक, वो सारा डाटा उसमें आपको कलेक्ट करके वो दिखा देगा कि किसको लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, किस पार्टी की ज़्यादा मकबूलियत है। तो ये भी एक अच्छा इकदाम हमें नज़र आ रहा है गूगल की तरफ से। पाकिस्तान को IMF की तरफ से 70 करोड़ डॉलर की जो अगली किस्त है वो भी मौसूल हो गई है। अब ये 70 करोड़ डॉलर आने के बाद क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की इकॉनमी पर, इस पर भी बात होगी। और कल हमने देखा कि पाकिस्तान की मईशत को एक और बड़ा रिलीफ ये मिला कि UAE ने जो पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर दिए थे वो इस वक्त रोल ओवर कर दिए हैं। तो एक साल के लिए 2 अरब डॉलर रोल ओवर कर दिए, यानी अभी जो हमें किस्त देनी होती है, पैसे देने थे वो अभी फौरी तौर पर नहीं देने हैं, तो वो 2 साल का हमें फिर मार्जिन मिल चुका है। छोटे ताजरों से को जो दरपेश मसाइल हैं उस हवाले से भी आज शो में बात होगी। उस हवाले से मेहमान भी हमारे साथ होंगे। और दूसरी तरफ एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम के साथ साथ जो भत्ताखोरी की वारदातें हैं उसमें भी इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है और मोटरसाइकिल सवार आ रहे हैं। आप ये CCTV फुटेज में भी देख सकते हैं कि मुल्ज़िमान ने पहले मालिक को भरते की पर्ची पकड़ाई है इस फुटेज के अंदर और उसके बाद जो है वो फायरिंग कर दिया, उन्होंने पैसे नहीं दिए। तो हो ये रहा है कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आप अपनी जान को ख़तरे में डालेंगे। तमाम सूरत हाल हमें शहर में पहली दफ़ा नहीं हो रहा, मुस्तकिल तवातुर से वाक़यात होते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ जो हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। मेरे साथ अशरफ खान साहब मौजूद हैं, वेलकम टू द शो। और साथ साथ जो है हमारे साथ खुर्शीद साहब भी मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करते हैं शो। थैंक यू सो मच। आपका नाम है पूरा हमेशा मुझे खुर्शीद रहमानी जी, यस। तो खुर्शीद रहमानी साहब को भी वेलकम करते हैं शो में। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं खुर्शीद साहब के इस वक्त जो हमें सूरत हाल नज़र आ रही है, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब ने भी कहा है कि ब्यूटिफिकेशन के हवाले से खासा सब लोग शहर में हमें सरगर्म नज़र आ रहे हैं। निगरान हुकूमत ख़ास तौर पे शार फैसल पे भी काम हो रहा है। इस वक्त ये कहा गया है कि जितने भी पुराने क्वार्टर्स हैं इनको बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाएँ, साफ़ सुथरा किया जाए, इनको खूबसूरत बनाया जाए। आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? लेकिन मुझे खबर पढ़ने के बाद इस चीज़ का भी एहसास हुआ कि जो जहांगीर रोड है और जो टीन हट्टी से लेकर वहाँ तक आ रहा है उसका अगर सड़क की आप हालत देख लें तो कितनी ख़राब है। वो कई दफ़ा बनी भी है, उसमें खड्डे भी हैं, गटर भी खुले हुए, लेकिन उस सड़क की तो हालत बेहतर नहीं हो रही। बिल्डिंग्स को क्या करेंगे? देखें, ये
फैसला तो बड़ा खुशाइन है, इसको कदर की निगाह से देखना चाहिए कि शहर की जो खूबसूरती है उसको उसकी बहाली के लिए अगर कोई इकदाम किया जाए तो उसको तो खुशाइन कहना चाहिए। लेकिन ये जो 3 हट्टी से मुल्का जो जितने भी वफाकी हुकूमत के जो क्वार्टर्स बने हुए हैं इनकी उन्होंने तज़ीन आराइश का कहा या फिर उस पर बड़ी बुलंद इमारतों का उन्होंने कहा है वज़ीर सिंध ने, तो ये मैं समझता हूँ मुमकिन नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि इससे थोड़ा सा अगर आप पहले चले जाएँ लियाकताबाद से मुल्का एक कॉलोनी है FC एरिया, तो वहाँ भी वफाकी हुकूमत के लगभग कुछ 4 से 5 हज़ार फ्लैट्स हैं। आप कभी वहाँ विज़िट करें तो वहाँ की सूरत हाल आपको अंदाज़ा होगा देख के कि वहाँ की जो फ्लैट्स की जो सूरत हाल है वो इंतहाई खस्ता हो चुकी है। और वहाँ पर भी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक के सैकड़ों ऐसे फ्लैट्स हैं जिन पर कब्ज़ा हो चुका है और वफाकी हुकूमत की उस पर कोई ख़ास नज़र नहीं है। और जहाँ तक बात ये CM साहब ने की है शहर की खूबसूरती के लिए, और अगर ऐसा इकदाम हो जाता है तो मैं समझता हूँ ये बड़ा खुशाइन और बड़ा एक्सीलेंट शहर के लिए होगा कि अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब होंगे, क्योंकि जब इसको मुनज़्ज़म कराने की बात की गई तो उस पर भी कोर्ट का स्टे आया, उस पर भी लोग अदालत चले गए और फिर उस पर बड़े मुजाहरे हुए। जब ये शहर में जब तजावज़ात के खात्मे की बात कर रहे थे, तो ये अगर हो जाता है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो मैं समझता हूँ शहर के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबसूरती हो जाएगी। लेकिन इसके बराबर में जो सड़क जा रही है, जो सोराब गोड से गुरु मंदिर को आती है, मेन सड़क है, आप ये देखिए वो उस पर तो जितना आप नुहा कना किया जाए वो कम है। वो मुस्तकिल टूट फूट का शिकार रहती है और मेन ट्रैफिक उससे गुजरता है। और वो सड़क ऐसी बनाते हैं वो ठेकेदार कि वो मेरे ख्याल से 10 दिन चलती है, उसके बाद फिर ख़राब हो जाती है। उसमें बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, और लेकिन उस पर एक्सीडेंट भी होते हैं और मेन शाहरा है वो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा बेहतर कर लें तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा काबिल कदर बात होगी वज़ीर सिंध के लिए। ऐसा ही है। अच्छा, हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने का कह रहे हैं आप, पहले ही शहर में जो है ना वो फ्लैटों का जंगल बन चुका है, अभी आप मज़ीद अगर उसमें बनाते हैं तो क्या प्लान होगा? आप कैसे नज़र आ रहे हैं डेवलपमेंट के काम को, आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखें, जो वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला सिंध हैं अच्छे फ़ैसले तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें कराची की, तो कराची का अगर सवाल उठाएं उनसे कि मास्टर प्लान कहाँ है, तो मास्टर प्लान तो है ही नहीं ना कराची का। कराची को अनडेवलप करने के लिए, यानी कि अगर डेवलप करने जा रहे थे तो अनडेवलप किया गया ना, कि आप जहाँ मर्जी आई जिसकी उसने आपने यहाँ पोर्शन यहाँ बने, माफिया यहाँ है। मतलब कौन सा माफिया नहीं है जो यहाँ पे नहीं है। अगर ये अब हाई राइज की बात करें तो इस वक्त अगर हम बात करें तो मैं अभी बताऊँ जो सूरत हाल है हमारी मईशत की, तो अभी अगले 3 साल के या 5 साल आप कंस्ट्रक्शन में आप काम होता हुआ दिखाई नहीं दे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपने जो $150 का था 2 साल में आपने 300 के करीब पहुँचा दिया। जो सरिया लाख सवा लाख रुपए का मिलता था इस वक्त वो 2.5 लाख 2,60,000 रुपए टन है। अब एक छोटा सा घर भी सीमेंट की बोरी की कीमत में हर वक्त इजाफा हो रहा है। अब सीमेंट की बोरी भी लेने जाएं जो 600 रुपये, हम खुद से बनाते हैं सीमेंट, इंपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब ये कान पकड़ना पड़ेगा, बहुत अच्छी सीमेंट हम बनाते हैं, उसके बावजूद उसकी कीमत बाहर के ममालिक से ज़्यादा है। मतलब आप इस मुल्क में अगर कोई चीज़ करने जाएं तो आप परेशान ही हो जाएंगे। अगर आप अपना घर भी बनाने जाते हैं तो सबसे पहली बात देखेंगे क्या चीज़ है, तो हम बोलते हैं कि मेड इन पाकिस्तान, तो सीमेंट मेड इन पाकिस्तान है। आप वही सीमेंट किसी और जगह से आप इम्पोर्ट करते हैं तो 600 रुपये की पड़ती है। यही सीमेंट जब एक्सपोर्ट हो रही है उसकी कीमत कम है, लेकिन हमें जो मिल रही है वो 1200 रुपये की मिल रही है एक बोरी। तो ये सवालात हैं कि जो मतलब जो मुतल्लिका इदारे हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और जो लोग मुनाफा गैर ज़रूरी मुनाफा करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जैसे क्रैक डाउन हुआ डॉलर के खिलाफ, दीगर सामान की सीमेंट, तो ये 2 सेक्टर हैं, सीमेंट सेक्टर है और स्टील सेक्टर है। ये आपको बस ये बोलते हैं कि भाई बाहर महंगा हो गया, तो बाहर हम भी इंटरनेशनल मार्केट को देख रहे होते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी कुव्वत ख़रीद नहीं है, वहाँ प्राइस गिरी। अब आप ये बोलें हाई राइस की कॉस्टिंग में आपको बताऊँ 2 साल में डॉलर महंगा होने से क्या हो गया। जो पहले हाई राइस 2,500 या 3,000 स्क्वायर फीट पे बनती थी, इस वक्त 6,000 रुपये स्क्वायर फीट पे कौन जाके बनाएगा। मतलब इसके अंदर अभी आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डाल रहे हैं, ठीक है, बात है। मतलब ज़मीन अलग खरीदेंगे, उसकी पेमेंट अलग करेंगे, जब वो बनाने जाएंगे पर स्क्वायर फीट जो 2,000-2,500 थी इस वक्त 6,000 रुपये कॉस्ट। और रेट में कोई कंसिस्टेंसी है नहीं, आज आप शुरू करें तो 3 महीने बाद उसका रेट कुछ और होता है, क्योंकि सीमेंट सरिया हर कुछ तो इस तरह से महंगा होता है। अब हमारे यहाँ जो मतलब वजीर बन जाते हैं या बहुत सारी चीज़ें उनको पोस्ट मिल जाती है तो वो बैकग्राउंड नहीं देखते हैं। अब यहाँ पे जाके इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर करते तो आप हमारे यहाँ तो देखें ना, अगर आपके पास कोई पावर मिली है तो आप उसका अमल दरामद कराएं ना। आप सवाल तो उठाएं कि एक गरीब आदमी इस वक्त अपना जो एक ख्वाब देखता है, सबसे बड़ा क्या है, कराची शहर एक गुंजान आबादी वाला शहर है, और यहाँ पे सबसे बड़ा आप हैरान होंगी जो डाटा आया है, जो हमने सर्वे भी किया था, तो 80% अगर देखें कराची में तो किराए पे रहते हैं।
मैं क्या, हम लोग जो बैठे हमारे कैमरामैन ले, हमारे जो काम करते हैं उनके अपने घर नहीं है। और किराया इस वक्त कराची में, क्योंकि कराची में इतनी डिमांड आ गई है, जो किराया जो 8,000 10,000 होना चाहिए था, मैं लाहौर से कंपैरिजन, किसी और दुनिया में नहीं, लाहौर से कंपैरिजन कर लेते हैं। छोटा 2 कमरों का जो फ्लैट है वो 8-10 हज़ार रुपये का, कराची में आप यकीन करेंगी 20,000 18,000 रुपये। उसी तरीके से कोई अगर 3 कमरे का फ्लैट है, 2 कमरे बैंक लॉन्च का किराया है, वो 25 से 30,000। अब आप सोचें जो गरीब आदमी मतलब वो किराया भी दे, फिर बिजली का बिल दे, गैस का बिल, ये प्रोसेस है हमारे यहाँ। इसके लिए क्या करना होगा, जैसे हाई राइज, कराची में जगह नहीं है, कराची यूं नहीं बन सकता, अब कराची अब हाई राइज पे जाएगा। अब हाई राइज पे मसला ये है कि हमारी आला अदलिया मर्दों के शाना बशाना कम उम्र दोनों तरह से एक्सपेंशन हो रही है। आप ये देखें हॉरिजॉन्टली भी एक्सपेंड हो रहा है, वर्टिकली भी हो रहा है। वर्टिकली आप हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टली आप हाईवे तक चले गए। हैदराबाद और कराची मिलने वाला है थोड़ा। जैसे आप भी बहुत दूर से आती हैं तो मगर उसकी कॉस्टिंग है, अगर आप रोज की ट्रैवलिंग करवा दें, सैयदा अकरबा फातिमा ने इलेक्शन मुहिम तेज कर दी है। वकार मेहदी और सैयदानी के हमरा मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह किया। अक्सर शाहिद नॉर्मल सा है ट्रैफिक, मर्दों के शाना बशाना कम उम्र सैयदा फातिमा ट्रैफिक नॉर्मल नहीं है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। अभी मैं आई हूं, मैं तो मैदान में आ गई। सैयदा अकरबा फातिमा ने कहा कि मेरे मतलब ऐसा लगता है पूरा पाकिस्तान की बिल्कुल ऐसे सिस्टम ये 15 मिनट का रास्ता है ना, वो आधा पौन घंटे में चला गया है। एक और इशू है कि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि ये जो अशरफ भाई बात कर रहे हैं कि एक तो कॉस्टिंग और कंस्ट्रक्शन और ये सारी कॉस्ट टेक्निकली भी, क्योंकि अशरफ भाई सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो लेकिन एक और इशूज हमारे साथ ये भी है कि आप जब वर्टिकल एक्सपेंशन कर रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जाहिर सी बात है उसमें जिन तो नहीं आबाद होंगे, शानदार नताइज ने औरंगी टाउन एक तो आपने जो है वो आबादी को कैसे सेग्रीगेट करना है, हमारे काउंसिल का जो निज़ाम है वो भी नहीं पता, सूबों के बजट, ये सारी चीज़ें भी हमारे पास सामने में अगर कंसिडर करें, फिर बुनियादी वसाइल नहीं है। आप पानी देख लें, शहर में नहीं है, मैट्रिक के बिजली इम्तिहानात की क्या में सूरत हाल है, हैरत गैस की क्या सूरत हाल है। औरंगी टाउन में मैट्रिक तुलबा की मेहनत काम आ गई, इंतजामिया को स्कूलों की अपग्रेडेशन का ख्याल आ गया। बाबा उर्दू करेंगे क्या करेंगे, इस हवाले से कोई प्लान नहीं, बस बनाई जहांगीर खान के हमरा पार्किंग इश्यूज, जी जी प्लाजाज खड़े हो जाते हैं, पार्किंग नहीं होती, सेवरेज का सिस्टम, पुरानी लाइनें, कितने इश्यूज हैं। रिमशा जो हमारे शहर कराची में गुज़िश्ता कई अरसे से हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं। मैं आपको जिक्र करूं कि वज़ीर आला हाउस के अतराफ में भी बुलंद 12 इमारतें बनी हुई हैं। इसकी इजाज़त कौन दे रहा है? वज़ीर आला हाउस की सिक्योरिटी भी रिस्क पर है इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि वेलकम बैक। कराची की मुकामी अदालत में आज मुख्तलिफ केसेस की फिर आप देखें क्या हाई राइज बिल्डिंग्स में वो इंटरनेशनल फायर एग्जिट का कहना है बुलंद इमारतें हैं, वहाँ पर पार्किंग का वो मुनासिब इंतजाम मौजूद नहीं है, उसकी उसमें वो होता है, वो हमारे यहाँ जो हमारी इंतजामिया के लोग हैं वो उसमें मिली भगत करते हैं और वो सारी चीजें एक तोहफा करार दिया, इमारत बन भी जाती है। और अगर दिखाई दे रही है तो आप देखेंगे हरकत पर आए इंतजामिया ने जो है आग लगी फॉर जो सिक्योरिटी का जो एक अपना है यूनिवर्सिटी का अपना, वो वहाँ पर गए, उसका इंतजाम प्रॉपर नहीं है। ये इस तरह के हादसा बहुत दफा हो चुके हैं, लेकिन हमारी जो सिंध ये बताया जाता है वो और दीगर जो महकमे हैं रात के मुख्तलिफ पुलिस मुकाबलों में 4 जख्मी समेत दुकानदार भी गाड़ी जो है बराबर जाती है। मुख्तलिफ इस्लाम के बारे हम हर चीज इदारे पे डालते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है। आपको पता है दुकान के बाहर चीज नहीं रख सकते। मुख्तसर करके वतन वापस आप पहुंच जैसे गए। खवातीन आती हैं, कुर्सी टेबल लगा के पूरी गली को इतना सा कर देते हैं। इमरजेंसी होती है ना तो लोग पैनिक में भागते हैं। उस पैनिक में आप जगह सामान रखना, ये जो आप जाएं कहीं पे भी तो आप जाके देखें कि ओपन एरिया नहीं है। अब ईरान जो की सिस्टम है जानिब हम लोग से की भी जिम्मेदारी है। मैं बताऊं, मैं घर का जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी फायर की, अब जैसे ये हैं आप हैं मैं हूं, तो इसमें क्या और शहर कायद में कुछ सब्जियां महंगी हो गई हैं, जब तो घर में बच्चे ये वो जैसे आग लग जाए, कुछ एक कंबल होता है, मतलब एक सिस्टम 4-5 हज़ार रुपये खर्चा है। अब ये गवर्नमेंट नहीं खर्च करेगी, मैं आपको बता दूं, ये आप ही को खर्चा करना है, फिर हर साल उसको आपको रिफिल कराना है। अब ये सिस्टम है हमारे यहाँ की बात कर लेते हैं। शहर कायद का मौसम अगर आप सर्द और सारी खुश्क है। बिल्डिंगों में मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जब ये अप्रूवल हुई थी सिर्फ कराची में आप हैरान हो जाएंगे, बिल्डिंग हम गिन भी नहीं सकते हैं उस बिल्डिंगों में। इस कराची में वो बिल्डिंग के अलावा जो पोर्शन बने हुए हैं तो आप और शहर कायद में कुछ सब्जियां महंगी, शहर के मौसम की बात था, उसके अंदर एक उसमें फ्लैट नुमा जो है 6 मतलब के मतलब 120 गज में या 240 गज में पोर्शन बन के फ्लैट नुमा बना दिया।
अब वो जो गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं, आप इसे नहीं क्रॉस हो सकते। ये सिस्टम है यहाँ पे, वो जो सिस्टम यहाँ आपने सुना होगा सिस्टम का नाम, जो कराची में चल रहा है, हर उसकी चीज़ वजह का से तबाह सिस्टम कर दिया शहर को। तबाह है। बाहर चलें, कुछ अच्छी बातें भी करते हैं भाई, और बढ़ते हैं कि आईटी सेक्टर में जो एक्सपोर्ट्स है उसमें इजाफा हम देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन नज़र आई है इस वक्त। अशरफ भाई, हुआ ये कि 30 करोड़ 30 लाख डॉलर्स जो है वो बरामदात रिकॉर्ड की गई हैं, और ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले सालों के अंदर भी 2024 को भी आईटी सेक्टर से रिलेटेड खासा ये कहा गया है कि अच्छा साल होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जो है वो हमें एक्सेल भी करना चाहिए आईटी सेक्टर में, अगर हम करें तो मज़ीद इसमें हम एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर सकते हैं। भाई देखिए, आपने जो कल ये डाटा है तो मुल्की मईशत के कल बहुत अहम डाटा हैं, जिसमें से ये एक्सपोर्ट का था। आईटी सेक्टर में बहुत गुंजाइश है, और इसमें वफाकी वजीर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो निगरां वजीर, उन्होंने ये कहा था कि डॉलर की जो इंटेक है वो आने की वजह से आईटी सेक्टर की तकरीबन 1.5 से 2 अरब डॉलर के पैसा जो है एक्सपोर्ट का बाहर रुका हुआ है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक इबाम था जिसको स्टेट बैंक और निगरां हुकूमत ने बहुत अच्छा इकदाम किया कि जैसे आपने एक्सपोर्ट किया और कहा कि सिर्फ 35% जो है ना आप उसको इनटेक कर सकते हैं अपने पास रख के, क्योंकि आप जब एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको इंपोर्ट भी करनी होती हैं। तो इन्होंने क्या किया, उसको कहा कि हमें ज़्यादा गुंजाइश दी जाए 50%, ताकि पैसा हम यहाँ भेज सकें। अब वो 35% था, उसको बढ़ा के लिमिट 50% की है, और 50% करने का ये हुआ सिर्फ ये 1.5 महीने में इसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। निगरां हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने जो एक्शन लिया उसके ऊपर, और जो सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ईरान की जानिब से मिसाइल अटैक्स किए गए ड्रॉप, तो उस पर जो लिमिट बढ़ी, तो आप यकीन करें जो औसत आईटी की एक्सपोर्ट 12 महीने से जो मैंने एवरेज निकाल के जो खबर दी है 22 करोड़ डॉलर थी, वो बढ़ के पता है कितने 33 करोड़ डॉलर है। बहुत बड़ा कंसर्न है, 10 करोड़ डॉलर का इंक्रीज, यानी 33% का इंक्रीज है। और ये पाकिस्तान की मईशत के लिए इस वक्त हमें डॉलर चाहिए अपने दबाव में। बहुत सारे सेक्टर है, एक आईटी सेक्टर को कहा जा रहा है जो हम 2.5-3 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं, इट विल टेक के 10 बिलियन डॉलर जा सकती है। पाकिस्तान में गुंजाइश बहुत है, और यहाँ के जो बच्चा है, अगर आप जाके मिलेंगी आप हैरान हो जाएंगी। जो आईटी सेक्टर, अगर आप शहर फैसल पे, मैं कहीं और नहीं जाता हूँ, शहर फैसल पे जाएंगी, इतनी कंपनियाँ काम कर रही हैं आईटी सेक्टर में। अगर आप जाएं बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, उनकी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, एक नाम नहीं ले सकते, वो प्राइवेट कंपनी है उसका, अगर आप देखें शीशे की बिल्डिंग है शहर फैसल पे। और वहाँ वो मतलब कि पाकिस्तान में ये है कि हम जब दिन में सो रहे होते हैं, मतलब यानी कि हम जो दिन में काम कर रहे होते हैं, तो बाहर जो है वो रात को जो है काम हो रहा होता है। अब जब हम रात को सो रहे होते हैं तो पूरी मार्केट दुनिया की खुली हुई होती है, तो आपके कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर सेंटर उनको सर्विसेज दे रहे हैं पाकिस्तान से। अच्छा, हाँ, सर्विस असल में वहाँ पे उनको सर्विस यहाँ जो है वो सस्ती मिल रही है, लेकिन उसमें फ़ायदा हमारा ही हो रहा है ना। अब ये देखिए, मिल रही है, जो अशरफ भाई बात कर रहे हैं, ये पहले एक बिल्डिंग हुआ करती थी, अब कई हैं अभी, और एक जो है वो प्राइवेट कंपनी थी, अब ये कई हो गई हैं। और उन्होंने अपने एक तो बिल्डिंग, वो तो आप जिसकी बात करें तो बहुत ही बड़ा, वो तो शहर आबाद हुआ हुआ है, नीचे आप जाएँ 3-4 बजे जाएँ तो वो फिर भी वहाँ काम कर चुके हैं, तो वो काफ़ी रौनक होती थी वहाँ, और रात भर होती है। लेकिन अच्छा है, आप उसमें आप फोर्स देखेंगे ना, काम करने वाला जो तबका है वो पूरा यूथ है, आपको यंग बच्चे बच्चियां काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और विंडोज भी, और आगे ग्रो भी कर सकते हैं, इंडस्ट्री भी अच्छी है। आप उनसे तो इसके लिए प्रमोशन, आप उनसे मिलेंगी, उनका माइंड नेगेटिव नहीं है, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं। आप हैरान क्यों होंगे, उनको जो पैसे मिल रहे हैं वो नेगेटिव नहीं है, इस मुल्क के लिए अच्छा सोच रहे हैं। वो क्यों सोच रहे हैं, उसके पीछे एक वजह है। एक तो पैसा मिल रहा है, तो ठीक है, किसी को आपने तनख्वाह पे, आप जब किसी एंट्री लेवल बच्चे को या बच्चे को रखते हैं तो बेसिक उसकी 10-15 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है, और आप कॉर्पोरेट सेक्टर में चलाएं तो 20 हज़ार होगी, बहुत भी आपने किया ट्रेनी या इंटर्न को। लेकिन वो जब आप जा रहे हैं तो आपको 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो 70,000 रुपये और लाख रुपए ऑफर कर रहे हैं, तो वो खुशी होंगे, काम ही करेंगे। तो ये चीज़ ज़रूर है कि आपको इनकरेज करना है, और इस सेक्टर में पैसा बहुत है, आप अपनी यूथ को लगाएं खुशी। तो मेरे ख्याल से इस वक्त आईटी मिनिस्ट्री को भी थोड़ा सा इसको सीरियस ले लें तो और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं मामला। बिल्कुल, ये जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसमें जो वफाकी वज़ीर आईटी थे अमीनुल हक, उन्होंने भी इस सेक्टर में बड़ा खासा काम किया था। और फिर उसके बाद फिर जो हमारे गवर्नर सिंध है, उन्होंने भी जो यूथ है उसको कैच किया है कि भाई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको उन्होंने प्रमोट किया है कि भाई ये कोई एक ऐसा कोर्स है जो बहुत महंगा है, जो एक आम तबका नहीं कर सकता और उसकी फ़ीस नहीं वो पे कर सकता। तो इन्होंने भी यूथ को कैच किया, और यूथ को उन्होंने कहा कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स का करवाऊंगा। फिर जमात इस्लामी है वो बनो काबिल, उन्होंने भी इस प्रोग्राम को शुरू किया, फिर जेडीसी ने भी शुरू किया। तो ये ऐसे कोर्सेज थे जो हमारी यूथ चाहती थी कि हमें करें, लेकिन वो नहीं कर पाते थे इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से, कोर्सेज की फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से। तो मैं समझता हूँ ये अप्रिशिएट इनको करना चाहिए, गवर्नर और ये बनो काबिल दोनों को, कि इन्होंने यूथ को कैच करके उसको कोर्सेज करवाएं। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। ये भी आप देखें ना कि हम ये कहते हैं
हैं कि आज ये बच्चे कुछ करना नहीं चाहते और जो है ना काउच पोटैटोज हैं आजकल और ये हैं और वो, हम उतनी उनको बच्चों को डिग्रेड कर रहे होते हैं कि हमारी तो यूथ कुछ करना ही नहीं चाहती भाई। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने ये जैसे जो खुर्शीद बात करें, हमने देखा कि भाई कितनी बड़ी तादाद में बनो काबिल में लोगों ने एंट्री टेस्ट दिए। गवर्नर हाउस में जब ऐलान हुआ तो एक जमे गफीर वहाँ पर था, लाइनें लगी हुई थी कि सुबह से शाम तक। इसका मतलब कि वो तशनगी है, वो जगह है, वो स्पेस बन रही है कि आप अगर कोई मौका देंगे तो लोग करना चाहेंगे। तो आप मौका तो दे के देखें, आप लोगों को सर्विस तो दे के देखें, लोग करेंगे और फिर यही लोग जब कुछ सीख जाएंगे तो कुछ ना कुछ आगे जाके अपनी मैदान में करेंगे भी ज़रूर। बहरहाल अपॉर्चुनिटीज़ का वेट तो सभी कर रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने से बनती हैं। तो इस दफ़ा हमने देखा कि कुछ बेहतरी नज़र आई है। यहाँ पे वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे कुछ मज़ीद खबरों के साथ। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक इन द शो। हम बात करेंगे जनाब, कुछ और भी खबरें हमारे सामने मौजूद हैं। इस वक्त इलेक्शन के हवाले से भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि तैयारियां ज़ोरों शोर से जा रही हैं। कल पीपल्स पार्टी खासी एक्टिव दिखाई दे रही है, जब बाकी जमातों में मुझे वो एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। पिछले अगर हफ्ते की सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी पर मैं नज़र डालूँ तो पीपल्स पार्टी अपनी जो कैंपेन है वो एग्रेसिवली रन करना स्टार्ट हो गई है और उनके जो जितने भी रहनुमा हैं वो नज़र आ रहे हैं, जलसे हो रहे हैं। तो बाकी एमक्यूएम को आप उठाकर देख लें, नून लीग को भी देख लें, वो फोर्स नज़र नहीं आ रही। तो कैसे देख रहे हैं खुर्शीद आप इन कैंपेन्स को और क्या इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए रमशा, जो आम इंतखाबात 2024 हैं उसके लिए जो सियासी पार्टियों की जो गहमा-गहमी होनी चाहिए थी, हमें तो वो नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐलान से कबल ही उन्होंने अपनी जो कैंपेन थी वो शुरू की थी ऑफ द रिगार्ड, पर जब ऐलान हुआ तो उन्होंने फिर इसको ऑफिशियली अनाउंस किया। परसों आसिफा भुट्टो जरदारी पहली मरतबा इब्राहिम हैदरी गई थी और उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। मतलब वहाँ हम खुद मौजूद थे, उसको कवर किया हमने। वो फिर वो इब्राहिम हैदरी से दाऊद चौरंगी गई, फिर वहाँ से वो मेमनकोट गई। तो जमे गफ़ीर था एक पुरहुजूम, उसमें उनका इस्तकबाल हुआ। लेकिन उसकी बनिस्बत दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनमें हमें वो गहमा गहमी या पुरजोश तरीके से वो उनका वो मुहिम नज़र नहीं आ रही। शायद वो ये समझते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, शायद वो समझते हैं इलेक्शन होंगे, तज़ब्ज़ुब का शिकार है। फिर एक सर्वे हमने और भी किया, जो पैनाफ्लिक्स इस वक्त बने हुए हैं और जो किसी वक्त में बैनर्स बनते थे अब वो पैनाफ्लिक्स बनते हैं सियासी जमातों के, तो वहाँ भी हमने उनसे मालूमात की। तो उन्होंने कहा कि यार वो उस तरह से हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे जिस तरह माजी में कभी मिला करते थे। तो लोग थोड़ा सा परेशान कुछ नज़र आ रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कम करनी चाहिए, ज़्यादा करनी चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह से मतलब लोगों को क्लियर नहीं है। लेकिन इलेक्शन तो होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 2024 के आम इंतखाबात होने और वो होंगे। उसके अब तो बैलेट पेपर्स भी छपने के लिए जी सब कुछ है, वो पूरी स्क्रूटनी हो गई है, कैंडिडेट्स के नाम सब कुछ हो गए। लेकिन जो ओरिजिनल जो अगर माजी 2018 के इलेक्शन उठा के देखें तो उसमें एक हर गली में हमें झंडे नज़र आते थे, पोस्टर्स नज़र आते थे। इस मरतबा हमने वो उसकी कमी महसूस की है कि ये ऐसा लग रहा था स्क्रीन टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा अशरफ भाई, क्योंकि एक के बाद दूसरा बंदा आ रहा होता था। हमें याद है कि हम भी ट्रांसमिशन कर रहे होते थे तो मैं भी ये सोच रही थी कि यार ट्रांसमिशन में तो जलसे ही जलसे हैं, है क्या, क्योंकि इतनी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी। इस वक्त नजर नहीं आ रही। गूगल ने खैर इंतखाबी ट्रेंड जो है वो मुतारिफ करा दी है और अच्छा है उसका। मैंने वो देखा तो उसमें सारा आपके पास एनालिसिस आ जाता है कि कितने % पार्टी को लोग सर्च कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले अभी भी जो है वही वाली पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सेकंड पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, थर्ड पे पीपल्स पार्टी एंड फिर सो ऑन। तो मतलब काफ़ी हमें वो अच्छा ट्रेंड है नज़र आ रहा है। मतलब जैसे गूगल हर कोई चेक कर रहा होता है, जैसे कोई भी चेक करना होता है हमें भी तो उसको कंफर्मेशन के गूगल बाबा हैं उनको जाके चेक करते हैं। तो उसके जो सर्चिंग रिपोर्ट जो आई है उसमें जैसे कि आपने बताया कि जो टॉप 10 देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो देखें जैसे खुर्शीद भाई ने भी बताया तो हमने बात भी की, हमने रिपोर्ट भी चलाई। ये इलेक्शन की एक्टिविटी ना बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बताया अब वो जो पैना फ्लैग्स और इन सब के अलावा जो झंडे बनते हैं हर पार्टी के, आप हैरान होंगी कि अब जैसे आप जाएं मतलब कि आए चंडीगढ़ रोड पे जाएं, दूसरी जगह पे जाएं तो वहाँ पे क्या है कि पोल है, पोल के ऊपर हर पार्टी ने अपने अपने झंडे लगाए हैं। एक पार्टी, दो पार्टी, तीन पार्टी, मैं उससे ऊपर उससे एक्टिविटी देखें, झंडे तो लगे हैं लेकिन उससे जो कारोबार से मुंसलिक लोग हैं उन्होंने झंडे भी बना लिए थे और बहुत सारे हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ पार्टी को झंडे बनाए कि वो बिकेंगे। अब वो बना तो लिए हैं, अब वो परेशान हैं कि उस हिसाब से उनको ऑर्डर नहीं मिल रहा। अब कंसर्न्स ये हैं कि मार्केट जो सर्वे देख रहे हैं कि जो एक्टिविटी थी देखनी थी, बहुत सारे लोग खुश थे कि इलेक्शन होगा तो जलसे जुलूस होंगे तो लोग जाके अपनी चीज़ें भी देखा होगा। अपने जलसे के बाहर जो है वो बहुत सारे वो छोटे कारोबार करने वाले उनका भी कारोबार चलने लगता है। लेकिन इस वक्त देखा जा रहा है कि बहुत सारी एक्टिविटी जहाँ वो उनका काम मुतासिर है, उसके साथ जो वहाँ के इलाके के लोग हैं वो ये सवाल करें। जैसे हमारी सिटी 21 की टीम मुख्तलिफ इलाकों में जा रही है, हमारी बिज़नेस की टीम भी जा रही है,
कारोबारी हजरात से पूछ रही है। इस दफ़ा तो बिजनेसमैन भी आए हैं कूद के कि हम भी लड़ेंगे, पंजा आजमाई करेंगे। लेकिन जो सूरत हाल ये है कि जो कराची का जो मसले हैं ना बहुत गंभीर हो गए हैं, इसको कैसे हल करेंगे उसके लिए पता है क्या, जो सर्वे की पार्टी को आपको एक देना पड़ेगा पावर कि वो आए कराची के लिए और सिर्फ कराची के लिए आके काम करें। अब अगर मिक्स प्लेट होगी, जैसे हम चाट खाते हैं, तो उससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब अगर मिक्स इलाके में दें, अगर हम नेशनल असम्बली की सीटें दें तो एक ज़्यादा तादाद में देनी होगी ताकि कराची का काम हो सके। इस वक्त कराची का मसला, आप भी कराची में रहती हैं, मैं भी कराची में, ये भी कराची में रहते हैं, यहाँ सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है, गैस का मसला है, सड़क का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। अब ये मसले के लिए ये 1-2-100 अरब का काम नहीं है, बिलियंस ऑफ रुपीस का काम है। और ये काम अगर जो 5 साल के लिए आप अलर्ट करने जा रहे हैं, तो ये मैं एज आ कराची का जो हूँ रिहायशी, तो मेरा भी है कि हर कोई अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करे, क्योंकि जो कराची की आबादी है वो जाएगी वोट डालेगी, तो घर में नहीं बैठे हैं उस दिन, ना पिकनिक पे जाएँ अपने वोट का, जिसको भी देना है उसको जाके वोट दें, ये हमारा हक है। जैसे हमारी कराची प्रेस क्लब का भी इलेक्शन हुआ, तो वो हमने कहा काम छोड़ के हमने ऑफिस को बता के फिर जाके वोट डाला, क्योंकि इलेक्शन में वोट तो डालना है, यही हमारा ये हम इसी से तब्दीली ला सकते हैं, वोट डालें। देखिए अपनी जिम्मेदारी जब तक आप पूरी नहीं करेंगे और दूसरों के ऊपर डाल देंगे कि हुकूमत आ गई और इसने नहीं किया, और खुद आप इलेक्शन वाले दिन घर पे बैठे हुए थे, तो कोई फायदा उसका नजर नहीं आता। वोट डालना है, मोटिवेट करना पड़ेगा हमें यूथ को कि वो अगर 18 साल के हैं तो वो खुद जाके सियासी जमातें खुद मोटिवेटेड मुझे तो नजर नहीं आ रही है। वो तो नहीं हो, मगर उसमें नहीं है ना वो। या फिर ये भी एक सिनेरियो हो सकता है खुर्शीद कि जो है ऑलरेडी इतनी जो है डिसाइसिव चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो दीगर लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, जैसे आज़ाद उम्मीदवार हो गए या छोटी जमातें जिनको हम कहते हैं, तो उनकी तरफ से भी खासी एक्टिविटी होती थी, लेकिन है नहीं। असल में ये देखें कि मुख्तलिफ़ इलाकों में जैसे हम जाते हैं सर्वेस करने, रिपोर्ट्स बनाने, तो लोगों का शिकवा यही होता है कि हमें जो गुज़िश्ता हमारा जो यहाँ का कैंडिडेट था, MNA था, MP था, उसको हम मुतअद्दिद बार ये शिकायत दर्ज करा चुके हैं कि हमारे मसले, हमारे इलाके में ये पानी का मसला है, ये हल होना चाहिए, सीवरेज का मसला है, हल होना चाहिए। मजबूरन इस मरतबा उन्होंने अपने सियासी जो उम्मीदवार हैं उसका इंतखाब कोई और कर लिया। अगर वो पहले पीपल्स पार्टी में था, अब वो मुस्लिम लीग नून में आ गया और मुस्लिम लीग नून में था तो वो जमात इस्लामी में चला गया, कोई NP में चला गया, तो उन्होंने अपने सियासी जो जमातें हैं उसको तब्दील किया है। मतलब इब्राहिम हैदरी के अवाम हमसे हमने पूछा कि भाई आप इस वक्त किस प्लेटफॉर्म से, तो किसी ने कहा तो हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा आसिफा भुट्टो पहली मरतबा यहाँ आ रही हैं, पीपल्स पार्टी की वो यहाँ से एक इलेक्टेबल तो मसाइल रहा है, तो वो पहली मरतबा यहाँ आ रही हैं, पहले क्यों नहीं आई, आज वोट लेने के लिए आ रही हैं, तो लोगों की शिकवे हैं। तो इसी तरह NA-242 के ऊपर चले जाएँ तो वहाँ भी इसी तरह लोगों की शिकायतें हैं। वो हालांकि मेन हब है, इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ की सड़कें आप जाके देखें तो लोग इसलिए परेशान हैं, और वो चाह ये रहे हैं कि कोई भी आए हमारे मसाइल हल करे। अब जैसे आपने जमात इस्लामी का नाम लिया, तो आज ही मैं देख रही थी फ्लैक्स लगे हुए हैं, बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं कि 18 तारीख को जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है लियाकताबाद और गैस, बिजली, पानी के मसले पर, उनके मसाइल के ऊपर। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन टैक्टिक्स भी वो उसको एज अ ले रहे हैं और वो एहतजाज भी हो जाएगा और उनको अपनी शायद स्ट्रेंथ और पावर भी शो करेंगे। नहीं, हमने तो ये सवाल किए कई बार, MD वाटर बोर्ड आए हैं, SSGC के लोग आए, मतलब ये जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है, मैंने एक ही सवाल करता हूँ। मैंने कहा जैसे स्वी गैस आया, तो मैंने कहा आप कोई कराची में इलाका बता सकते हैं कि जहाँ पूरे खुदाई करके आपने गैस की पाइपलाइन डाली हो? कोई मुझे बताएं। मैंने तो इतने इलाके गुलशन देखता हूँ, फेडरल एरिया देखता हूँ, नॉर्थ नाजाबाद देखता हूँ, नाजाबाद, मैं कोई एक इलाका MD साहब आप बता दें कि इतने सालों से कराची जो इतना बड़ा हो गया है, जहाँ मसले गैस नहीं आ रही, तो आपने सोचा गैस क्यों नहीं आ रही उस इलाके में? और वहाँ जाके कोई पाइपलाइन, ऐसी MD वाटर बोर्ड से पूछा कि इतना 7 अजला हैं, मैं 7 अजला में कोई एक ब्लॉक, जैसे आप फेडरल भी एरिया ले लें, उसमें 22 ब्लॉक हैं, मैंने कहा उस 22 ब्लॉक में से एक ब्लॉक में आप इलाका बता दें, उस गली में आपने पानी की लाइन डाली हो, MD वाटर बोर्ड। अब वो कह रहे हैं पैसे नहीं है, उससे कह रहे हैं पैसे नहीं है, तो मुझे ही बता दें भाई कौन सा दुनिया का कौन सा मुल्क आके करेगा? आपका काम है ना, आपने इतने लोग भर्ती किए हुए 15,000 16,000 के NC में, आपने वाटर बोर्ड ने जमा किए हुए, आप उनको तनख्वाहें दे दो या काम करा लो। कराची में जो सबसे बड़ा आपको बताया कि 5 जो मसले हैं, K4 मंसूबा, मतलब आप सोचें कि मैं 2008 से दे रहा हूँ बजट में, था 2016 में शुरू हुआ, था अभी तक अगर आप अभी भी खड़े हो जाएं तो नियर अबाउट वो 55% कंप्लीट है। ठीक है, अब जो आगे कंप्लीट होना है वो ज़मीन लेनी उसको आगे तक कनेक्ट करना है। मतलब आप सोचें कि जो आधा पानी है जो 55 करोड़ गैलन सप्लाई हो रहा है,
65 करोड़ गैलन का ये मंसूबा है, वो आधा अब जहाँ तक मुकम्मल हो गया उसी को कुछ ऐसा करके आप करें कि आगे जाके पाइपलाइन से अशरफ भाई वो के4 मंसूबा नहीं, वो के4 मंसूबा है। हाँ, नहीं वो के4 मंसूबा बन गया। मतलब आप कोई मंसूबा देते हैं, अभी आप देखें पंजाब का, फिर पंजाब की मिसाल दूँ, 3 महीने में, मतलब मैं हैरान हूँ, 3 में अंडरपास बन गया, अब नया पुल कर दिया कि 6 महीने में ब्रिज बना दो। आप यहाँ पे आप गुलशन इकबाल में जाएंगे, आप गुलशन इकबाल जो यूनिवर्सिटी रोड है, सीरियस मैं कान पकड़ता हूँ, मैं खुद गुलशन में रहता हूँ, मैं कान पकड़ लेता हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता। ऑफिस से जब हम शाम को निकलते हैं, घर जाते हैं, और यूनिवर्सिटी रोड मुझे जाना पड़ता है 13D के लिए, रमशा, मतलब जो दिमाग है ना, क्योंकि लोग हर कोई घर जाना है उसको ना, मतलब आखिरी दिन लग रहा होता है। अब सुबह आने में भी रश आवर होता है। अभी जैसे हम स्टार्टिंग में बात करते हैं कि आप कितना भी प्लान करके घर से निकल जाएं कि आप टाइम पे पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचते। आपने देखा कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप लेट ही पहुंचेंगे। तो यकीन, और आप पंजाब की बात करें, मोहसिन साहब को लग रहा है कराची में भी थोड़े दिनों के लिए बुलाना पड़ेगा, 3-3 माह में जो है ना जल्दी ब्रिजेस खड़े कर, स्टेट ऑफ द आर्ट है। खा वो मोहसिन नकवी साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, परवेज इलाही साहब हों, उन्होंने पूरे पंजाब के अंदर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना बेहतरीन कर दिया है कि, क्योंकि देखिए मवासलात का निज़ाम तो जिस मुल्क का भी अच्छा होगा वो उसकी तिजारत भी बेहतर होगी, वहाँ के लोगों की आमद और रफ्त भी बेहतर होगी। आप ये देखें इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने से कितनी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट हुई है कराची से लाहौर। आप ये देखें लोग यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते, एक तो यूटिलिटीज़ का इशू, फिर बत्ताखोरी के वाक़यात, और फिर ये लोग डरे में वो यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, बांग्लादेश शिफ्ट हो रहे हैं, दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। बिजनेसमैन ऐसी बात बोल रहा है कि ऐसी इंडस्ट्री हमें बता दो जिसमें पानी नहीं हो, बिजली नहीं हो, गैस नहीं हो, वो वाली इंडस्ट्री लगा ली। तो वेयर हाउस हो गया ना, आप बाहर से इंपोर्ट करके सामान रखो, वेयर हाउस में होता है ना बिजली चाहिए, ना गैस चाहिए, ना पानी चाहिए, सामान ला के रखो, बाहर भेज दो। इंडस्ट्री में ये होता है कि आपको रोजगार देते हैं, अब इंडस्ट्री चलती है, रोल ओवर होता है। अब वो अच्छा, एक और बड़ा चैलेंज भत्ताखोरी का भी तो है, जैसे मैंने कहा कि भाई आप इंडस्ट्रीज की बात करें, आप दुकानदारों की कारोबार की बात करें, आए दिन भत्ता जातों में इजाफा होता जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल सवार आते हैं, दुकान वालों को पर्ची देते हैं और चले जाते हैं, और अगर पैसे ना दें तो जी जनाब उनको मार जाते हैं। तो कल भी ये वाक़या पेश आया, 3 अफराद ज़ख्मी हुए, और जो है वो लोग इसी तरह से इसमें मुतासिर हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। कौन कारोबार करना चाहेगा इन हालात में? जितना कमाते नहीं उससे ज़्यादा भत्ते की पर्ची दे देते हैं। देखिए माशी हब तो पहले ही बहुत डिस्टर्ब है, और ये बहुत अरसे सिलसिला से रुका हुआ था, भत्ताखोरी का जो सिलसिला था वो रुका हुआ था, और पर्ची सिस्टम जो थी, गोली आती थी कभी किसी लिफा एनवेलप में, और उससे वो डिमांड करते थे। कल भी एक मीटिंग हुई है, चेयरमैन नैब ने कहा कि कारोबारी हजरात जो बिला खौफ कारोबार करें। तो मैं समझता हूँ कि कारोबारी हजरात तो पहले ही खौफ के अंदर मुब्तला हैं, वो खौफ कारोबार तो करना चाहते हैं, वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को लाना चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि कराची का जो ताजिर है, अशरफ भाई बेहतर जानते हैं, वो खौफ में मुब्तला है, उससे पैसे मांगे जाते हैं। कौन मांगता है सबको इल्म है इस बात का, और उसके ऊपर काम होना चाहिए। ये जो रोड के जो जिसे आप कह रहे हैं कि जो आम जो मोटरसाइकिल सवार अगर कोई पैसे लेके जा रहा है, तो मैं समझता हूँ इस पर एक हिकमत अमली बनानी चाहिए कि जो यूथ है हमारी वो इसमें इन्वॉल्व है। अगर आप उसका रेशो निकालें तो हमारी यूथ इसमें इन्वॉल्व है, स्नैचर्स में भी यूथ इन्वॉल्व है। यूथ को जब तक आप रोज़गार नहीं देंगे, उसको अवेयर नहीं करेंगे, उसके मसाइल नहीं सुनेंगे, वो गैप ऑफ कम्युनिकेशन को बेहतर नहीं करेंगे, तो हमारी यूथ जो है ना इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी। बेरोजगारी और महंगाई का है, इसको कंट्रोल नहीं करेंगे जब तक, तो ये बेहतर नहीं होगी सूरत हाल शहर भर के अंदर। नहीं, बिल्कुल सही कह रही है। अभी यही इस सिलसिले में भत्ताखोरी और जो स्ट्रीट क्राइम है, तो इसमें यह है कि कराची चैम्बर से ऑल सिटी ताजिर 2-3 मुलाकातें अभी गुज़िश्ता रोज़ भी हुई थी, तो वहाँ पे ये है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जो भत्ताखोरी का जो एक सेल था रेंजर्स का, वो बहाल कर दिया गया। हाँ, कल हमने और उसमें ये कहा गया है कि उसको जो है रिस्टोर करके आप फौरी तौर पर जो भी शिकायत हो वो आप इस सेल में फौरी तौर पर अपडेट करें। और क्योंकि सूरत-ए-हाल ये है कि इस वक्त कारोबार ना होने के बराबर, अगर आप बाज़ार में चले जाएं तो ताजिर बहुत परेशान है, क्योंकि आवाम की कुव्वत ख़रीदनी है, बिजली का बिल भरे, गैस का बिल भरे, या बच्चों की फ़ीस दे, उसके बाद पैसे बचेंगे तो शॉपिंग करने जाएगा। तो जो माल ख़रीदा हुआ है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि वो जो 2 महीने का ख़र्चा है वो 1 महीने में नहीं निकाल सकता है। अब क्योंकि माल बिक नहीं रहा है, उसकी कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है, किराया अलग देना है, बिजली का बिल अलग देना है, गैस तो होती नहीं है लेकिन बिजली बहुत महंगी होगी। तो उस कंसर्न के साथ साथ अब उसको जब भत्ते की आ रही है, तो अब खुदा ना खास्ता जो सूरत-ए-हाल जो बताई गई है उस मीटिंग में कि फिर से कराची में ये नहीं हो कि अगर पैसे नहीं दे तो ताजिर को मारा जा रहा हो। बीच में अभी एक्शन भी हुए क्योंकि उनको स्नैचिंग हुई और फिर उसको मार दिया, 2-3 ताजिर
कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, उसके ऊपर एक्शन भी हुआ है, हड़ताल भी हुई है। लेकिन जो कराची में फिर से बताएं कि जो स्ट्रीट क्राइम है या जो वारदातें जो बढ़ रही हैं उसके ऊपर उस तरीके से अमल दरामद होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। हाँ, आपको नज़र क्या आ रहा है कि ट्रैफिक पुलिस है, उन्होंने जो है वो ऐलान कर दिया है कि भाई हर बंदा, हर ट्रैफिक पुलिस वाला जो है 25 चालान करेगा, वो लेट जाएगा आपकी गाड़ी के आगे गाड़ी को रोकने के लिए। मोटरसाइकिल्स के हवाले से भी आई खबर कि आप जो है वो विदाउट नंबर प्लेट्स अब नहीं चलाएंगे और उनको फौरी तौर पर लगवाएं वरना जुर्माने होना शुरू हो जाएंगे। रमशा, जो सूरत-ए-हाल ये है कि जो गरीब आदमी जा रहा है उसकी जेब में पैसे नहीं है, वो सोचता हुआ जा रहा होता है कि मेरे बच्चों के लिए कमाई है। आपका एक्सक्यूज है बहुत पुराना हो गया, ये मुझे समझ नहीं आता। अगर आप बाहर जाके देखें ना, लोगों की हालत देखें, गुटखा खाने के उस गरीब आदमी का 200 रुपए 400 रुपए है डेली, कितने की नंबर प्लेट आती होगी खुशी से? कितने की नंबर प्लेट है? कितने की? 400 रुपए की। तो उसको जाके देखें ना, वो बाइक देखें। मैं तो अब मैं उस बाइक पे जो भी बैठा होगा उसके मुंह में गुटखा जरूर होगा, 200 रुपए का। ये तो बोल रहा हूँ, आप मोटरसाइकिल के ऊपर अगर आप गाड़ी चला रही है ना, आपको ट्रैफिक कवानीन क्या बताऊँ, अगर आपकी हेडलाइट या बैक लाइट नहीं चल रही है या इंडिकेटर नहीं चल रहे, उसके ऊपर भी चालान होता है। आप कोई कराची में मोटरसाइकिल, आपको पता है कितनी मोटरसाइकिल हैं? 33 लाख मोटरसाइकिल हैं। ये ऑफिशियल डाटा बता रहा हूँ एक्साइज से जो लेके मैं बैठा हूँ। 33 लाख कराची में मोटरसाइकिल हैं। 33 लाख में अगर 1 लाख मोटरसाइकिल में अगर आपने इंडिकेटर दिखा दिया ना, तो हमें वो सारी की सारी 33 लाख मोटरसाइकिलें बंद होनी चाहिए। यहाँ पे मसला ये है कि आपके पास सिस्टम नहीं है ट्रांसपोर्ट का। 250 बसें ला के 5000 बसों की जगह आप कवर नहीं कर सकते हैं। अभी जो रेड बसें चल रही हैं उसमें आप जाके सवर करके दिखा दें कि आपको, क्योंकि इतनी एक अच्छी सर्विस शुरू हुई है, लेकिन पब्लिक इतनी होना चाहिए, पब्लिक इतनी है कि उसकी जगह नहीं मिलती है। शहर की बेहतरी के लिए मैं समझता हूँ कि कराची को वेपन फ्री शहर होना चाहिए। देखिए, मलेशिया में अगर किसी भी आम शहरी के पास असलहा निकल आता है तो उसको वो शूट आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें कराची को वेपन फ्री सिटी बनाना होगा, फिर कहीं जाके शहर का जो अमन अमान है वो बेहतर की तरफ आ सकेगा। लेकिन ये भी वही वाली बात है कि तब पॉसिबल होगा। अभी तो आप वेपन फ्री सिटी कैसे बनाएंगे? एक तरफ जो है वो चोरी करने वाले हैं और एक तरफ अपने हिफाजती इकदाम करने वाले हैं। अब जितने भी हमारी बिजनेस कम्युनिटी को आप देख लें, पॉलिटिकल एंटिटीज़ देख लें, या दूसरे जो क्रिकेटर्स वगैरह जब आ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उनको स्क्वाड करना पड़ता है या वो उनको मशहूर पर्सनैलिटीज़ को असलाह रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो हालात हैं जिस हिसाब से उनको टारगेट किया जाता है तो हम सब के माजी में भुगत चुके हैं वो सारी चीज़ें। तो यकीनन कोई प्लान लाने की ज़रूरत तो है, लेकिन ये सब कुछ तभी पॉसिबल होगा जब महंगाई, बेरोज़गारी और लॉ एंड ऑर्डर पर अमल दरामद करवाया जाएगा। तो जो बात अशरफ भाई कह रहे हैं कि सिस्टम को फॉलो नहीं करते, वो बात सही है कि जब तक सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे नहीं होगा। IMF की तरफ से अगली किस्त भी आई $70 करोड़ की। क्या इम्पैक्ट होगा इसका? ये जो आ जाते हैं $70 करोड़ ये तो उस वक्त तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, ओ भाई सस्टेन हो गया। अच्छा, ये इलेक्शंस भी हो जाएंगे, इसमें सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अभी पेट्रोल की कीमत में हम देख रहे हैं कमी आ गई और शायद बिजली की कीमत में भी 1-2 रुपये कमी कर दी जाए, लेकिन आगे आने वाले बजट में जो इसका इम्पैक्ट आता है वो हम भूल जाते हैं। और वही वाली बात है, छोटे मेजर्स करते हैं और वो आवाम को पसंद भी आ रहे होते हैं। नहीं, मगर अगर देखिए IMF का जो स्टैंप है ये बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान को। ये जो दूसरी केस जो मिली है, जिसका मतलब हमने जो उनके जो मुआहदे उस पर अमल दरामद किया है, अमल दरामद करके स्टेप अहेड हुए हैं, क्योंकि मजमूई तौर पे जो पाकिस्तान को ये आए हैं टोटल $1 अरब 90 करोड़। पहली केस जो आई थी $1 अरब 20 करोड़ की, अब ये $70 करोड़। तो अब ये जो पैसे आए हैं उसके बाद अब ये बाहर को हमने मैसेज दिया है बाहर को, जो दीगर डोनर्स एजेंसियाँ हैं अब वो पाकिस्तान को ईजीली पैसे देंगी। अब इसमें यह है कि वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है और दीगर ममालिक हैं। इसी के IMF की मोहर लगने के बाद, ये पैसे मिलने के बाद, कल जो है साथ में UAE ने जो $1 अरब के 2 डिपॉजिट थे उसको रोल ओवर यानी कि 1 साल तोसी कर दी, यानी कि जो 30 जनवरी 2024 को हमें $2 अरब 2 साल की 1 साल की। अच्छा, और इसमें UAE $2 अरब से $1 अरब के 2 डिपॉजिट किए थे UAE। सही। तो वो 1 साल की तोसी कर दी। अब यानी कि हमारे पास इट विल हैव के टाइम हमारे पास आ गया है 2025 तक का। अब 2025 जनवरी के अख्ताम तक हमारे पास टाइम है। इस बीच में हमें ऐसे इकदाम करने हैं जो पैसे लिए हुए हमने दोस्त ममालिक से वो वापस भी करने हैं। $3 अरब हमने सऊदी अरब से लिए हुए, वो भी रोल ओवर किए हैं। $2 अरब, ये $5 अरब तो ये हो गए। IMF से हमने तकरीबन $2 अरब ले लिए हैं। 5 और 2 7 अरब, ये करंट बता रहा हूँ मैं। $7 अरब आपने ये ले लिए। आपके 124 अरब था, $7 अरब डालें तो आप कितने पे चले गए? आप $131 बिलियन आपका टोटल कर्जा हो गया जो आपने बाहर से लिया हुआ है। अब इस दफ़ा आपने जो सूद और जो कर्जे की मद में अदायगी करनी 30 जून 2024 तक, वो आपको 7,200 अरब रुपए सिर्फ सूद और कर्जे की मद में अदा करने हैं पाकिस्तान में, जो टैक्स की मनी से आएगा। अगले साल का भी आप सुन लें,
8,200 अरब अब अगले माली साल में देना है जो पहले से, क्योंकि वो बढ़ता जा रहा अमाउंट, क्योंकि आपने कर्जे मजीद ले लिए। हाँ। वो कर्जे फ्री फंड में नहीं होते, इसको आपको इंटरेस्ट पेमेंट करनी होती है। किसी का 2.5% है, किसी का 2%, किसी का 3%। अब जैसे पाकिस्तान में शरह सूद बढ़ा हुआ है, तो बाहर के मुमालिक में यूके हो, अमेरिका हो, सब जगह पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। जब आपने उन्हीं से पैसे लिए हुए तो आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना है। इसका मतलब जैसे वो जो आपने कहा था, जो नया माली साल के जो गवर्नमेंट आएगी, नया माली साल का बजट बनाएगी, उसमें मज़ीद टैक्सेस लगेंगे और 100 बिस्मिल्लाह होगा, वही बिजली, वही गैस, क्योंकि ईजी एक्सेस है, ईजी मनी है, पेट्रोलियम मसनूआत है। उसमें जैसे आप लेवी है, मतलब कि 1 लीटर पेट्रोल पे लेवी हम 60 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। आप ये देखें ना अशरफ भाई कि ओवरऑल हमारा जो ये जो खबरें जिस अंदाज में चल रही होती हैं ना, जो बड़े बम्पर चल रहे होते हैं और ख़बरें आ रही होती हैं और सब कुछ होते हैं, 70 करोड़ डॉलर की किस्त मिल गई है, हो गया वो हो गया, बड़ी चीख चीख के सब। लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप इसका इम्पैक्ट नहीं बता रहे हो कि ये हमारी ही जेबों पे कर्जा डल रहा है सारा। तो ये कोई अच्छी खबरें नहीं होती। हम इसे समझते तो हैं कि जी मिल गई किस्तें, लेकिन इसका आगे इम्पैक्ट हमारी जेबों पे, हमारी तनख्वाहों पे, और तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा। ये बजट में जो नए टैक्सेस लगते हैं तनख्वाहदार, आप देखें जो बड़ा तबका है बिजनेस कम्युनिटी, उसमें भी बहुत सारे लोग टैक्स देते हैं, बहुत सारे लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स चोरी हो रही होती है। लेकिन सैलरी बेस्ड बंदा जो है वो उसकी सैलरी से भी कट रहा है। वो अगर एक जो है जैसे अशरफ भाई कहते हैं ना, साबुन भी लेने जाते हैं तो उस पर भी आप टैक्स दे रहे होते हैं। तो आप हर चीज़ पे दे रहे हैं, लेकिन और ये अभी आने वाले दिनों में भी यह डाका हमारी जेबों में डलने जा रहा है। खुर्शीद भाई देखें, ये कर्ज लेने की जो खबरें आपने जैसे जिक्र किया कि बड़ी बब्बर चलते हैं और बड़ा खुशाइन इसको करार दिया जाता है, तो हम खुद कफील कब होंगे? अब अगर हम कर्ज, ये तो आगे आने वाले 2-3 कर्ज पर ही डिपेंड करते हैं, कभी IMF IMF हमें कर्ज दे देता है, कभी UAE देता है, कभी सऊदी अरब दे देता है, तो हम तो डिपेंडेंट हो गए ना। इंडिपेंडेंट कब होंगे, खुद मुख्तार कब होंगे, हमारी मईशत कब इस काबिल होगी कि हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। हम तो जब भी हमारे कोई भी हुक्मरान गैर मुल्की दौरे पर जाते हैं, वो कशकोल लेके सामने खड़े हो जाते हैं, और उस कशकोल का खमियाजा आपको और मुझे, आम शहरी को भुगतना पड़ता है। टैक्सेस की मद में, महंगाई की सूरत में भरना पड़ता है। तो हम कोई, हमारी हिकमत अमली ऐसी नहीं है कि हम इन कर्ज़ों से छुटकारा हासिल कर सकें, कशकोल हम तोड़ दें। हर हुकूमत, हर सियासी लीडर ये कहता है कि मैं कशकोल तोड़ दूंगा। आजकल एक सियासी लीडर ये नारा लगा रहे हैं कि मैं कशकोल तोड़ देंगे। भाई जब आप हुकूमत में थे, कशकोल क्यों नहीं तोड़ा आपने? आपने भी कर्जे लिए। मसला ये है कि जब अल्ले तल्ले कम नहीं होंगे, इनके प्रोटोकॉल्स कम नहीं होंगे, इनकी अपनी फ़ौज दर मौज जो इन्होंने सिस्टम एक बनाया वो उसको कम नहीं करेंगे, जब तक हम कर्ज़ों के बोझ तले दबते चले जाएंगे। और ख़ुद कफ़ील होने के लिए हमें जो है वो बेहतर हिकमत अमली बनानी होगी। मईशत की, माशी जो पॉलिसी है उसको रिविज़िट करना होगा, और कम अज़ कम इन कर्ज़ों से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम जो है वो मुल्क को, मुल्क की मईशत को तरक्की की राह पर गामज़न कर सकें। अब आप ये देखें ना, सख्त फैसले किए। अब अशरफ भाई अक्सर रिपोर्ट कर रहे होते हैं, हम देखिए सुन रहे होते हैं अशरफ भाई के अल्फाज के, बहुत सख्त फैसले किए और इसका हमें इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। भाई सख्त फैसले, आप ये फैसले करें ना कि आप कर्जा नहीं लेंगे, आप आवाम को थोड़ा सा बोझ डालने दें, आप ज़राअत पे काम कर लें, आप दीगर चीज़ों को प्रमोट करें, अपनी इंडस्ट्री, अपनी यूटिलिटीज़ को बेहतर बनाएं। आप कर्जे लिए चले जा रहे हैं और उन मराहत को आप जाके इंजॉय किए जाएँ। यहाँ अपनी ज़ात पर और आवाम तो भुगत ही रही है, आवाम के लिए तो हर चीज़ सख्ती है इस वक्त भी। तो आप भी थोड़ा सा सख्त फैसले अपने ऊपर कर लें, पॉलिटिकल लीडर्स हमारे और हुकूमतें, तो मेरे ख्याल से IMF का जो कर्जा है वो उतर सकता है। फिर जो अदनान पराचा साहब बार बार बात करते हैं, वो आए, उन्होंने कहा कि हमारी जो रेमिटेंसेज हैं उस पर काम करना चाहिए, हमें वो बेहतर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट्स हम देख रहे हैं, IT सेक्टर में हम खबरें देख रहे हैं, वहाँ फोकस अगर कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से IMF के कर्जे उतारना, और अगर कोई दयानतदार हुक्मरान आ जाए तो आप भी अशरफ भाई बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुखैर हज़रत और बिजनेस कम्युनिटीज़ ऑलवेज ऑन बोर्ड कि हम कर्जे उतारने को तैयार हैं। नहीं, बिल्कुल सही है, मगर ये है कि चीज़ें ट्रैक पे होनी चाहिए ना। मैं एक, हम लोग ऐसी बात करें, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ ही बैठे हुए थे, तो वहाँ पे बोला, तो सवालात कर रहे थे, कह रहे हैं आप खबरें देते हैं, वो देते हैं, नेगेटिव खबरें भी देते हैं, वो देते हैं, अच्छी खबरें दिया करें। मैंने कहा जो खबर आ रही है वही देंगे। मैंने जो आप कोई अच्छा आप काम कर दें। मैंने कहा आप ये बताएं आपके पास कितना पैसा है। मैंने कहा आप कसम खा के बताएं कि आप गरीब आदमी हैं। मैंने कहा भाई मैं तो मिडिल क्लास, आप तो मिडिल क्लास से भी ऊपर हैं, तो इस मुल्क को आपने क्या दिया? तो अब वो मुझे देख रहे हैं, कह रहे यार तुम कहीं और जा दो। अब मैं एक नॉर्मल सी, हम लोग बातें कर रहे थे, वो उनको मैंने बोला कि आप तो अमीर आदमी हैं ना यार, आपके पास घर है, इन्वेस्टमेंट है, आपकी ज़मीनें हैं, आपने इस मुल्क को क्या दिया? मैंने कहा मैं यहाँ पे हूँ, मुझसे पूछा जाता है कि भाई पाकिस्तानी होने की आप सबूत दें। पाकिस्तानी होने की नॉर्मल हम लोग क्या देंगे? शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे, और तो कुछ नहीं है ना। हम ये दिखाएंगे यहाँ पैदा हो गए, उसके बाद भी अगर हमें पुलिस वाला या कोई रोकता है, भाई तुम पाकिस्तानी हो, शनाख्ती कार्ड ले लो। अब दूसरा, मुहब्बे वतन हूँ मैं कैसे दिखाऊंगा? इसका कोई डॉक्यूमेंट है?
मतलब अगर मैं पूछूंगा मुहब्बे वतन, ये बोलूँगा मैं बहुत प्यार करता हूँ पाकिस्तान से। पाकिस्तान से प्यार करने का क्या है पता है आपको? मुहब्बे वतन का सर्टिफिकेट ये, अशरफ खान साल 2023 में जो अपनी इनकम की उस पर टैक्स कितना दिया, वो टैक्स का जो रसीद है वो मेरी मुहब्बे वतनी है। सही है? आप, मैं या ये, हम जो टैक्स देते हैं ना मुहब्बे वतनी, हम अपने मुल्क से अगर मोहब्बत करते हैं तो टैक्स देना पड़ेगा। आपको पता है कि हमारे जो दुकानदार हैं कोई टैक्स नहीं देता है, FBR चीख चीख के थक गया है। आप इनके ऊपर टैक्स लगाएं, देखें आप एहतजाज। नहीं तो क्या है, तरीका क्या है भाई? उस पे भाई वैट है, वैल्यू एडिशन टैक्स। तो बहुत क्यों नहीं लगता इनको? क्यों नहीं रिसीव करते दुकानदारों को? वो कहते हैं बिजली के बिल पे दे रहे हैं। देखें हम 3 लोग हैं, अब 3 लोग बहुत आसान सा सिस्टम है। ये है मैन्युफैक्चरर, मैं हूँ होलसेलर, आप हैं रिटेलर। अब एक नॉर्मल सी बात करता हूँ, ये मैन्युफैक्चरर अगर कुछ बना रहा है तो यकीनन कमा रहा है। अब इसने 100 रुपये की कोई प्रोडक्ट XYZ बनाई, 100 रुपये की बनाई, तो इसमें यकीनन इसने पैसे बनाए होंगे, 5 रुपये कमाए। अब इसने 100 रुपये की मुझे बेच दी, मैं हूँ होलसेलर, मैं 100 रुपये की लेके आपको 110 की बेच दी। मैंने उस 10 रुपये जो कमाए उसमें मेरे खर्चे वर्चे निकाल के मैंने 6 रुपये तो कमाए होंगे ना, बाकी खर्चे वर्चे निकाल के। अब 6 रुपये के बाद यानी 100 रुपये की चीज़ 110 की, 10 की आपको दी, आपने उसको बेच दिया। चीनी ले लें आप, 130 की बेची, आपने भी अपना मुनाफा रखा। अब हम तीनों ने कमाया, दे कौन रहा है? सिर्फ मैन्युफैक्चरर। मैंने भी कमाया, आपने भी कमाया, यानी कि जो 10 रुपये आपने कमाए उस खर्चे निकाल के 5 रुपये भी कमाए, उसको 5 रुपये तो टैक्स दे दो। ये है, कहलाता है, पूरी दुनिया में है वैल्यू एडिशन टैक्स। हर इनकम जहाँ जनरेशन हो रही है, ये मैं FBR के कहता हूँ, उसको टैक्स देना चाहिए। इस मुल्क को चलाना है हर आदमी। तो भाई पॉलिसी क्यों नहीं लेकर आते कि आप इनको उन धारे में लेकर आए? आपने तनख्वाहों पर, आप इन चीज़ पर, पेट्रोल पर, मसनूआत पर, यूटिलिटीज़ पर, बिलों में तो आप लगा रहे हो, आप इसके लिए कोई इकदाम क्यों नहीं करते? बार वक्त खत्म हो गया, किसी और दिन भी इस पर बात करेंगे कि टैक्स नेट में कैसे लाना ज़रूरी है। ये एक अलग पूरा टॉपिक है और हम यकीनन एक्सपर्ट्स के साथ और भाई आपके साथ ज़रूर करेंगे। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। अशरफ खान साहब एंड खुर्शीद रहमानी साहब, आप दोनों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में। जो टैक्स की मनी है अगले साल में देना जो सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। और आज का हमारा जो मौजू है वो ये कि हम देख रहे होते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनमें हम मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस देख रहे होते हैं और उसमें बहुत सारी टर्म्स हैं जिनको हम अभी सुन रहे हैं। पहले तो हम उनको शायद आइडेंटिफाई भी नहीं कर रहे होते थे, लेकिन अब हमारे सामने वो चीज़ें आना शुरू हो गई, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, चीज़ों के बारे में तब्दीली आ रही है, नॉलेज में इजाफा हो रहा है, लोग सर्च करते हैं, देखते हैं मेरे ख्याल से आए इशूज़ क्या हैं। तो इस वक्त जो बच्चे हैं उनमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम देख रहे हैं। स्पेशल जो हम कह रहे हैं कि चैलेंज अभी आने कहती हूँ, स्पेशल चाइल्ड भी कहना ठीक नहीं है। तो ऑटिज्म क्या है, डाउन सिंड्रोम क्या है, लेट स्पीच के प्रॉब्लम्स क्या हैं, बिहेवियरल इश्यूज क्या हैं, किस वजह से होते हैं, आज हम उन चीज़ों पर बात करेंगे। तो हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। डॉक्टर उबैद खानज़ादा मेरे साथ मौजूद है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वेलकम टू द शो डॉक्टर उबैद। और डॉक्टर रिदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप स्पीच थेरेपिस्ट हैं, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। तो सबसे पहले डॉक्टर उबैद, जो हम ये बात करते हैं कि ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, ये सब चीज़ें हैं क्या और ये किस तरह से, पहले तो हमें देखना है कि आइडेंटिफाई होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले देखा जाता है कि ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं स्पीच डिले से, माइलस्टोन से। हम सबसे पहले बात करेंगे माइलस्टोन की, कि माइलस्टोन हर बच्चे के मतलब ये समझें कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कब उसको बोलना है, कब उसकी नेक्स्ट होल्डिंग होगी, कब उसको चलना है, कब उसको जो है ना वो खड़ा होना है, कब उसको मामा पापा कहना है, वो सारे एक वो सीक्वेंस बना हुआ है। 6 महीने में ये करना है, 4 महीने ये टारगेट अचीव करना है, 5 महीने में ये करना है, 8 महीने में ये करना है। तो तमाम चीज़ें माइलस्टोन से आती हैं, ठीक है। अब उसमें कहीं भी माइलस्टोन में उतार चढ़ाव होता है। मिसाल के तौर पर बच्चा 2 साल की उम्र में खड़ा होना शुरू हुआ है, मिसाल के तौर पर बच्चा 3 साल की उम्र में बोलना शुरू हुआ है, तो हम कहते हैं कि माइलस्टोन डिले है। अब माइलस्टोन जो डिले होते हैं उसका ताल्लुक दिमाग से होता है। अगर दिमागी तौर पे मैं बताऊं तो उसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, लेकिन यहाँ मैं मुख्तसर शॉर्ट करके चीज़ बताना चाहूँगा कि डिले माइलस्टोन। अब डिले माइलस्टोन में आपके पास क्या क्या, मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा स्पीच नहीं कर पा रहा है, मतलब 2 साल का हो गया और वो स्पीच नहीं कर पा रहा है, 2 साल के अंदर एटलीस्ट बच्चे को 20 या 40 वर्ड्स बोल देने चाहिए। 20 या 40, एटलीस्ट 50 तक, किसी बुक्स के अंदर 50 भी आते हैं कि बच्चे को बोल देना चाहिए, ठीक है। अब 2 साल का बच्चा हो गया, नहीं बोल पा रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ उसको अगर कुछ ऐसी चीज़ें जैसे रिपीटेशन, एक ही काम को बार बार रिपीट करना, तो ये हो रहा है, तो और उसके साथ फ्लैपिंग बार बार हो रहा है। हम उनसे पूछते हैं कि बताएं घर में जो ब्लॉक्स वगैरह बनाता है या जो स्लीपर्स होती हैं घर के अंदर, उनको एक सीक्वेंस में एक लाइन के अंदर रखता है, तो एक ही काम को बार बार रिपीट करना, उसका डिले स्पीच का होना,
तो फिर हम सोचते हैं कि यार ये कहीं बच्चा ऑटिज्म की तरफ से नहीं जा रहा है। और यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि जो ऑटिज्म के जो मरीज़ होते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं, मरीज़ से मुराद जो बच्चे होते हैं, उनका एक बहुत ही जो ना डायग्नोस्टिक साइन होता है। हम ये पूछते हैं, ये बताएं कि बच्चा जो है किसी गोल गोल चीज़ को तो घूमता हुआ नहीं देख रहा। मिसाल के तौर पर घर पर पंखा, तो पंखे को तो नहीं देख रहा बार बार बच्चा। तो मिसाल गाड़ी का जो टायर होता है, टीवी पे अगर कोई गाड़ी अच्छा, पंखे तो सारे छोटे बच्चे देखते हैं। नहीं, अक्सर बेशतर अगर पंखे को देखना बार बार डिले स्पीच के साथ एक रिपीटेशन मूवमेंट हो रही है, तो फिर हम सोचते हैं कि ऑटिज्म की तरफ तो बच्चा नहीं। अच्छा, पहले मुझे बताएं कि ऑटिज्म के साइंस किस उम्र से नजर आना शुरू होते हैं? मुख्तलिफ एज है। जैसे ज़्यादातर हम देखते हैं कि अगर 4 महीने की उम्र में भी, 1 साल की उम्र, जब बच्चे के डेवलप होना शुरू होता है, मतलब 1 साल लगा लें आप, 1 साल के अंदर हमें ऑटिज्म का साइन नजर आना शुरू होता है कि एक ही चीज़ को रिपीटेशन करना, सीक्वेंस में बनाना, एक चीज़ को ब्लॉक को स्लीपर्स को सीक्वेंस में बनाना। हम सबसे जो बड़ा कंफ्यूजन होता है, मैंने बताया, एक रिपीटेशन, पंखे को देखना और उसके साथ डिले स्पीच होना। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँ कि अक्सर क्या होता है कि जब बच्चे की स्पीच डिले होती है, बोल नहीं पा रहा होता है, 2 साल का हो गया, 2.5 साल का हो गया, तो जब हमारे पास इस किस्म के बच्चे आते हैं तो हम उनसे सबसे पहले सवाल करते हैं कि ये बताएं इसकी हियरिंग कैसी है, हियरिंग सही है। अब वो मिसाल के तौर पर बच्चा अगर उस तरफ बैठा हुआ है, बच्चों को हम इससे बताएं उसका मुंह तरफ करें। जो भी बच्चे का नाम है, सलमान नाम है या इकबाल नाम है, जो भी नाम है, हम बोलते हैं सलमान, अगर उसने अपने नाम के ऊपर रिस्पॉन्स किया है तो इट मीन्स कि इसकी हियरिंग सही है। ठीक है। अब हमें न्यूरो इमेजिंग पर नहीं जाना। न्यूरो इमेजिंग से मुराद MRI ब्रेन के ऊपर नहीं जाना, CT स्कैन दिमाग का जो होता है, MRI ब्रेन दिमाग का, वो कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब हमें सिंपल इसको क्या रखना है, स्पीच थेरेपी के लिए इसको ट्रीट करना है। उसके लिए फिर हमें जो स्पीच थेरेपी वाले होते हैं उसकी हेल्प चाहिए होती है, और जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं उनकी हेल्प चाहिए होती है। अच्छा, हम ये जाएंगे इस तरफ के मजीद केसेस में, MRI CT स्कैन की तरफ कब जाते हैं, क्यों जाना पड़ता है, इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। ऑटिज्म इज बेसिकली रिलेटेड टू टोटली स्पीच डिलेज, और तो कोई इसमें हमें मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही यहाँ बिहेवियरल प्लस रिपीटेशन ऑफ मूवमेंट। ठीक है। स्पीच डिले का सिर्फ हो जाना और उसको ऑटिज्म कहना, तो ये गलत होगा। ठीक है। तो ये जो चैलेंज है, स्पीच थेरेपिस्ट भी आप हैं, कैसे इसको निपटते हैं और कितने एज से लेकर कितना टाइम लगता है? ठीक है, देखें, जो साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं हम एक ऑटिज्म की, तो हमारे 18 मंथ से स्टार्ट होना, मतलब लाइक जो साइन एंड सिम्टम्स देखे जाते हैं वो 18 मंथ से देखे जाते हैं। ठीक है। इसके अंदर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 3 मेन सिम्टम्स हैं, एक रैपिटेटिव बिहेवियर, एक बच्चे का सोशलाइज नहीं होना, और एक बच्चे का स्पीच डिले। ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात जो हमारे पास जो पेरेंट्स आ रहे हैं, जिनकी मैं अभी कंसल्टेंसी लेती हूँ, तो वो देखा जाता है कि वो सम रिस्क ऑफ ऑटिज्म नहीं है, लेकिन वो स्पीच डिले कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ का शिकार हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आजकल जो है वो जो दौर है वो न्यूक्लियर फैमिली का है, जॉइंट फैमिली में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। तो बच्चा जो है सम रिस्क ऑफ ऑटिज्म की तरफ नहीं आ रहा, वो बच्चा जो आ रहा है स्पीच डिलेड की तरफ आ रहा है। ठीक है। तो हम इनके स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इन सब की केस हिस्ट्री लेना स्टार्ट कर दें, कंसल्टेंट करना स्टार्ट कर दें, एक टेंटेटिव इनफॉर्मल असेसमेंट अपने पास जो है डायग्नोज करके रखते हैं कि आया बच्चा जो है किस चीज़ में लाई कर रहा है, किस चीज़ के अंदर उसको डिफरेंसेस और डिफिकल्टीज आ रही है। कि जो ऑटिज्म है ये बेसिकली क्या है, ये कैरी फॉरवर्ड होती है डिजीज, ये बाय बर्थ होती है, या ये माँ बाप की तवज्जो ना होने की वजह से होता है, क्या होता है इसका? ये बेसिकली क्यों होता है? बेसिकली इसका कॉज तो अब तक कोई अननोन है, लेकिन ये कहा जाता है कि इट्स एन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ठीक है। इसको अब तक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के नाम से ही जाना जाता है कि न्यूरॉन की वजह से जो है अप एंड डाउन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आ रही होती है, उसकी वजह से बच्चे कहीं ना कहीं लाई कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें अब तक देखी गई हैं, और जो इनके बिहेवियर्स है वो काफ़ी टैकल कर दिए जाते हैं। जो माइल्ड ऑटिज़म है वो अपनी डेली मर्रा की रूटीन में काफ़ी वो काम कर रहे हैं, बोलने से मसाइल जो आ रहे हैं वो भी रिजॉल्व हो रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर हर किसी, मैं समझती हूँ कि हर किसी ना किसी को ऑटिज़म है। आप मुझसे बहुत डिफरेंट है, ये मुझसे बहुत डिफरेंट है, लेकिन उनको एक कैटेगरी में लाए तब करते हैं जब हम उनके कोई ना कोई सिम्टम्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल वही स्पीच डिले तो सभी के साथ है आजकल। पेरेंट्स कम्युनिकेट करना स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है। बिल्डिंग के अंदर बच्चा है, आइसोलेट हो रहा है, अपने आप को आइसोलेट रख रहा है क्योंकि उसको सोशल इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा। दादी दादा के पास साथ जब हम रहते थे तो सब हमसे बात करते हैं, और हमारी स्पीच जो स्पीच के माइलस्टोन है उसी वे में स्टार्ट होते हैं। हमसे सब बाय बाय वेव करवाते हैं 1 साल की उम्र में, गोइंग और गूगलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो बच्चों के माइलस्टोन्स जो हैं सारे डिले इसी वजह से हो रहे हैं कि बच्चों का सोशलाइज नहीं होना, रैपिटेटिव बिहेवियर क्यों बन रहा है। अब बताएं, पूरा दिन बच्चा जो है माँ के साथ क्या करता है, यही सारी चीज़ें हैं ना कि पेरेंट्स भी इतनी तवज्जो नहीं देते। आजकल सब ऑफिस वर्क की तरफ चल रहे हैं, डेली रूटीन्स इतनी वो हो गई हैं कि बच्चों के
फिर इसी वजह से सारे ये जो माएँ घर में भी हैं वो उस तरह से टाइम नहीं दे रही हैं जिसकी वजह से एग्जैक्टली जिस प्रॉब्लम्स तरीके से आती हैं। हाँ। एक स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, स्क्रीन टाइम से भी हमारे स्पीच डिलेड बच्चे हो रहे हैं, कोविड की वजह से हुए स्पीच डिलेड। अब एक जो सिम्टम्स है वो स्क्रीन टाइम है। स्क्रीन टाइम इज़ वन वे कम्युनिकेशन, कि आप देख रहे हो, उसके अंदर आप सिर्फ देख रहे हो और वो आपकी करस्पॉन्डिंग मतलब मेमोरी के अंदर सेव है, आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सही, तो हल क्या होता है इसका? हर इसमें ये होता है कि देखें, अगर दिमागी तौर पर दिमाग की वजह से हुआ है तो उसमें तो कुछ मेडिसिन आती हैं जो कि न्यूरोटॉनिक्स होती है। बताइएगा कि कब जो है ये बॉर्डर लाइन होती है कि आपको MRI CT स्कैन और इन तरफ जाना चाहिए कि सीरियस कंडीशन हो रही है, ये भी डॉक्टर साहब ऐड करें। अच्छा, इसमें देखें, अगर बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, तो हम इसमें 3 से 4 सवाल करते हैं। अगर बच्चे की स्पीच डिले, जो हमारे पास बच्चे आते हैं, तो हम उसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या करते हैं, हियरिंग कैसी है, नंबर 1, वो हम खुद चेक करते हैं उसका नाम कॉल करके, नंबर 1। नंबर 2, जब बच्चा पैदा हुआ था तो नीला तो नहीं पड़ गया था, ठीक है। नंबर 3, जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो पैदा होते के साथ ही रोते हैं, तो हम इनसे ये पूछते हैं कि बच्चा पैदा हुआ था तो देर से रोया था। फिर उसके बाद हम पूछते हैं कि गर्दन कब ठेरना शुरू की है, कब चलना शुरू किया है, कब मामा पापा बोलना शुरू किया है, ठीक है, ये और लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है या नहीं करता। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, इसमें से 4 या 5 चीज़ें हमें पॉजिटिव मिलती है कि बच्चा ऑक्सीजन की कमी की वजह से नीला पड़ गया था, बच्चा जो देर से रोया था पैदा होने के बाद, देर से चलना शुरू किया था, फिर हम न्यूरो इमेजिंग यानी कि MRI या CT स्कैन जो भी उस वक्त वो हमें बेहतर लगता है वो हम बच्चे के लिए कराते हैं। उसके बाद उसमें हम डायग्नोसिस करके सबसे पहली चीज़, उसके बाद हम क्या चीज़ डायग्नोस करते हैं कि ये पूछते हैं कि आप बताएं कि इसमें मिर्गी झटके तो नहीं लगे साथ साथ। अगर उसको मिर्गी की झटके भी लगे साथ साथ तो हमें मिर्गी को भी ट्रीट करना होता है। और उसका जो दिमाग छोटा होता है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज कहते हैं सेरेब्रल पैल्सी, ठीक है, यानी CP चाइल्ड बच्चे जो कि डिले होते हैं। CP चाइल्ड बच्चों के माइलस्टोन बहुत डिले होते हैं। तो अगर आम लैंग्वेज में हम ले मैन बंदे को समझाएं तो वो हमारा क्या है, दिमागी फाली, वो समझता है दिमागी फाली यानी कि पैदाइशी फाली जुआ है। आपके बच्चों को पैदाइशी फाली जुआ है, ऑक्सीजन कमी की वजह से आपके बच्चे का दिमाग पूरा डेवलप नहीं हुआ, वो हमें MRI के ऊपर पता चलता है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। अगर साथ साथ मिर्गी की झटके हैं तो उसको भी ट्रीट करना होता है, और उसके साथ साथ OT यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी, और उसके साथ साथ ये स्पीच थेरेपी करानी पड़ती है। अच्छा, इन थेरेपीज में कितना टाइम आपको दरकार होता है? देखिए, ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, ठीक है, बच्चा कितना केपेबल है। समटाइम्स जो हमें ये होता है कि पेरेंटल काउंसलिंग से ही स्पीच को हम ट्रीट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फ्लुएंसी में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कोई हकला के बोलता है, कोई तुतला के बोलता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं पेरेंट्स की काउंसलिंग से भी ठीक की जा सकती हैं। जो बच्चे सेंटेंस पर होते हैं, जो बच्चे सेंटेंस पर नहीं होते, विदाउट सेंटेंस पर होते हैं, मतलब लाइक जो बच्चे 3 वर्ड्स भी जुमला कंप्लीट नहीं करे, मामा दूध दो, ठीक है, ये 3 सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं करे, तो फिर उनमें तो टाइम लगता है। और उनके साथ जो मैं कहूँगी कि स्पीच के साथ ना, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि और भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, जैसे कि डेली रूटीन में बच्चा कितना हाइपर एक्टिव है, बच्चा चल रहा है सही तरीके से, उसका वेस्टिबुलर कैसा है, वो बैलेंस को अपने आप को बैलेंस किस तरीके से कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से उसके बिहेवियर इश्यूज़ भी देखे जाते हैं कि बच्चा किस तरह के बिहेवियर शो कर रहा है, थूक तो नहीं फेंकता, स्पिटिंग तो नहीं करता, मारता तो नहीं है। तो ये सारे जब इश्यूज़ के साथ देखे जाते हैं तो स्पीच के अंदर टाइम लग जाता है। लेकिन जो है, अगर बच्चा 1 वर्ड बोलता है तो हम इसको केपेबल करते हैं कि जल्दी से ये 2 वर्ड की तरफ आए। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कि मैं पूछती हूँ बच्चे से कि व्हाट इज़ दिस, तो वो कहता है रेड, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अब ये रेड को जो है एडजेक्टिव के अंदर चेंज करें। फॉर एग्जांपल, अभी तो ये नाउन है, इसको वजाहत करे, जैसे कि रेड शर्ट, येलो बॉल, इस तरीके से। तो डिपेंड करता है हमारे बच्चे के माइलस्टोन्स पर कि वो कितना केपेबल है और कितना और ये भी तो बच्चे टू बच्चा वैरी करता होगा कि कोई लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं। जैसे कि 1 साल में हम हमारे जो माइलस्टोन्स है, अगर हम अपने माइलस्टोन्स को देखें स्पीच के, तो 1 साल में बच्चा 1 वर्ड बोलता है, 2 साल में बच्चा 2 वर्ड बोलता है, 3 साल में बच्चा 3 वर्ड बोलता है। अब मेरे पास एक बच्चा आया है, उसकी उम्र है 3 साल और सिर्फ वो 1 वर्ड पे बोलता है, तो इसका मतलब है अभी जो बच्चे की स्पीच के अंदर जो एज आ रही है वो है 2 साल अपनी पीछे। तो इसके अंदर फिर उसी के हिसाब से हम टाइम लगता है और हम कंसल्टेंसी करते रहते हैं पेरेंट्स से। क्यूरियस हो जाना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि उमूमन ये भी होता है ना कि पेरेंट्स, जाहिर सी बात है हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे बहुत जल्दी चल जाते हैं, कुछ के दांत बहुत जल्दी निकल आते हैं, कुछ बच्चे बहुत जल्दी बोलने लग जाते हैं। लेकिन हर पेरेंट जो है वो एक बच्चों को मार्जिन देते हैं कि चलो अभी बोल पड़ेगा, अभी चल जाएगा, अभी सीख लेगा। तो ये कब तक मार्जिन रख सकते हैं कि अगर नहीं बोल रहा है तो कब तक नहीं बोल रहा है तो इट्स ओके फाइन, या अगर कब तक नहीं चल पा रहा है तो फाइन, या कब अलार्मिंग सिचुएशन किस एज में आ जाती है? मुझे ब्रेक की तरफ भी मरना, वेरी क्विकली जवाब दीजिएगा।
एक्चुअली देखें, अलार्मिंग तो पेरेंट्स को पहले ही रिकॉल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल वो अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। कब? साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 महीने? 1 साल में, 2 साल में, ठीक है, वेविंग करना नहीं स्टार्ट करता अब तो अमूमन 2 या 3 साल में बच्चों को डायग्नोज करके फ़ौरन से पेरेंट्स लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये 3 साल तक की उम्र तक तो है कि बच्चे स्पीच डिलेट की तरफ होते हैं, क्योंकि वो वेट कर रहे होते हैं कि नानी दादी कहती हैं कि इसके बाबा ने देर से बोलना स्टार्ट करा था तो अभी वो रुके हुए हैं। तो यानी 1.5 से 2 साल, 3 साल तक तो मार्जिन है, लेकिन अगर उससे ज्यादा डिले हो रहा है तो आपको जो है वो क्यूरियस हो जाना चाहिए। वक्फे की तरफ ले लेते हैं, बढ़ते हैं, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, मजीद सवाल भी होंगे। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो लाइव कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन द शो। और अब हमारे साथ डॉक्टर रज़ाक साहब भी मौजूद हैं। आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, ENT स्पेशलिस्ट भी हैं JPMC में। डॉक्टर रज़ाक साहब, वेलकम टू द शो। आज हम बात कर रहे हैं ऑटिज़म पे, डाउन सिंड्रोम पे, लेट स्पीच पे। तो सर, ये हमने कुछ चीज़ें डिस्कस भी की हैं। आपकी नज़र में जो बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, लेट स्पीच है, बेसिक कॉजेज़ क्या हैं एंड हाउ डू यू गाइस ट्रीट दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई विल पे थैंक्स कि आपने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपने चूज़ किया ताकि हमारे आवाम पॉपुलेशन के अंदर ये चीज़ जाए। बेसिकली बात ये है कि जब हम डिलेड स्पीच या लेट बोलना जिसको कहते हैं और ख़ासतौर पर बच्चों में नोट कर रहे होते हैं, तो हम इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते कि हमारा बच्चा या बेबी जो पैदा हुआ है वो सुन सक रहा नहीं सक रहा है। पहले सुनेगा तो बोलेगा, ये होता है इम्पोर्टेंट। और उसके बाद अगर हम एज ए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू या ENT के हवाले से जाएँ तो इसमें एक प्रॉपर हिस्ट्री होती है। प्रॉपर हिस्ट्री का मतलब ये है कि पेशेंट का जो फॉर एग्जाम्पल पेशेंट हम काउंट करें उसको या बच्चे को, उसकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, ठीक है। अगर वो फैमिली में खुदा न खास्ता कोई ऐसी प्रॉब्लम थी किसी को तो वो चांसेस होते हैं। उसके बाद फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर जो उसकी वालदा थी, खुदा न खास्ता प्री टर्म बेबी है या टाइम पे हुआ है या फ़ौरन डिलीवरी के बाद कोई ऑक्सीजन तो नहीं लगानी पड़ेगी कि बिलोरुबिन तो उनका हाई नहीं हो या पीलिया तो नहीं जिसको बोलते हैं हम उसमें, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर है उसने कोई हाई डोज एंटीबायोटिक तो नहीं लगवा ली थी उसने, या कोई एक्सरे या CT स्कैन तो अनजाने में नहीं करवा लिया था, बहुत सारी मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक तो नहीं कर ली थी उसने। ये सारी प्रॉपर हिस्ट्री के ऊपर वो डिपेंड करता है। सेकेंडली, जैसे आप सवाल है कि हमें कैसे पता लगेगा, तो ये एक तो जैसे तो बेबी पैदा हुआ और मेरा ख्याल थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन हुई है कि विदिन 4 to 6 मंथ के अंदर बेबी को थोड़ा सा नो हाउ समझना शुरू हो जाता है, रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। फिर कुछ चीज़ें हैं कि जैसे इंटरनेशनली और बहुत अच्छे मुल्कों में और इवन पाकिस्तान में भी शुरू हो गए, जब भी बेबी तो पैदा होता है तो हम उसके टेस्ट कर रहे होते हैं, एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं जो कि NICH या पीड्स का कंसल्टेंट कर रहा है। फिर हमारी हेयरिंग असेसमेंट होती है, हम उसको बोलते हैं ऑटो एक्यूस्टिक इमेशन, ताकि हम पेशेंट पर पता लग सके कि उसकी हेयरिंग कैसी है। क्योंकि अभी इतनी दुनिया ज़्यादा हो गई है कि तेज़ हो गई है कि हमें इस चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो फिर डेफिनेटली हम फैमिली के ऊपर चले जाते हैं। फैमिली बैकग्राउंड क्या है उसका, जब तो बेबी पैदा हुआ है क्या टाइम पे पैदा हुआ था, उसके बाद कोई एंटीबायोटिक, कोई बिलिरुबिन, कोई वेंट पे तो नहीं चलाई या कोई ICU में तो नहीं चलाई या कोई हाई डोज एंटीबायोटिक तो नहीं लगवाई, उसके बारे में जाते हैं। अमूमन आमतौर पे हम ये कहते हैं कि इसके मल्टीपल टेस्ट होते हैं, वो हम हर एज वाइज करते हैं, 4 से 5 महीने के अंदर टेस्ट होते हैं, वर्बल होते हैं। फिर देख रहे हैं पेशेंट, सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ पेशेंट का, लेकिन बच्चे को मतलब कहना चाहिए उसमें, तो उसको देख रहे होते हैं कि ये रिस्पॉन्स कर रहा नहीं कर रहा है। फिर डेफिनेटली हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है, तो हम उसकी हेयरिंग असेसमेंट करते हैं। अगर पेशेंट अच्छा सुनेगा तो अच्छा बोलने की तरफ जाएगा, क्योंकि इस सारे प्रोसीजर के अंदर डे 1 से लेके और जब तक आगे जा रहा है तो हर चीज़ बॉडी की वो डेवलप हो रही होती है। जैसे हमारे पाँव हैं, हाथ हैं या हमारी दूसरी चीज़ें जिसमें, तो इसी तरह ब्रेन भी डेवलप होता है और ब्रेन के अंदर जो हमारा हेयरिंग का सिस्टम है या बोलने वाला सिस्टम है वो भी डेवलप हो रहा है, वो उसमें चीज़ें जाके जमा हो रही हैं। तो ये थोड़ा सा जा रहे होते हैं हम, कम से कम 1.5 साल के अंदर हमें ये एक अच्छे घर के अंदर ये पता लगना शुरू हो जाता है कि चीज़ें प्रॉब्लम। बेसिकली ऑब्जर्वेशन जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 से 6 माह और साल भर तक एक माँ की, बाप की, घर वालों की ऑब्जर्वेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है इन तमाम चीज़ों में, ताकि आपको पता लगे। डॉक्टर भाई, डाउन सिंड्रोम क्या है, उसमें भी हम इट इज़ वेरी सिमिलर टू दिस या अलग है, क्या प्रॉब्लम्स एंड कॉजेज होते हैं? अच्छा देखें, डाउन सिंड्रोम का जो ना पेशेंट, मैं समझता हूँ इसमें तो एक जेनेटिक टेस्टिंग होती है, वो भी डायग्नोस होने के बाद, ये टोटली क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है।
इसमें हम ये नहीं कि कोई MRI करा रहे हैं, कोई CT स्कैन करा रहे हैं या कोई दिमागी पट्टी का टेस्ट करा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे का फेस जो होता है, जिसको ख़ास नाम देते हैं हम कि मंगोलियन फेस, यानी कि जिसमें मोटी मोटी आइज़ होती हैं, ये चिक्स थोड़े फुले हुए होते हैं, तो वो दिखने में अलग ही नज़र आ जाता है। जो डॉक्टर होते हैं उनको तो उसको कहते हैं मंगोलियन लुक है, यानी कि डाउन सिंड्रोम है। अच्छा, डाउन सिंड्रोम की कोई ऐसी खास ट्रीटमेंट नहीं है कि ये मैं दवाई दूँ, पेशेंट नहीं समझते हैं कि मैंने दवाई देना शुरू की और उनको डाउन सिंड्रोम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें भी वही चीज़ है, जैसे हमने डिले स्पीच में बात की थी कि इसके साथ साथ अगर मिर्गी हो रही है या इसके साथ वो देर से खड़ा होना हो रहा है, नेक होल्डिंग देर से हो रही है, ऑक्सीजन डाउन सिंड्रोम में भी यही प्रॉब्लम्स होते हैं। डाउन सिंड्रोम हमें करना क्या है, इसके बिहेव को पूछना पड़ता है। सबसे पहले हम पूछते हैं कि इसका बिहेव कैसा है, बच्चा एग्रेसिव तो नहीं है, ठीक है, बच्चा सोशल तो नहीं है या एंटी सोशल तो नहीं है, बच्चा के मतलब लोगों से कतराता है, जहाँ क्राउड देखता है वहाँ से ही भागता है, या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, अपने आप को कितना नुकसान पहुँचाता है, इसके कितने छोटे बहन भाई हैं उनको कितना नुकसान पहुँचाता है, ये तमाम चीज़ें पूछनी होती है। अगर वो एग्रेसिव है या फिर एंटी सोशल है बहुत ज़्यादा कि क्राउड से दूर भागता है, तो फिर उसमें हम क्या करते हैं कि वही OT यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी और BT बेरियल थेरेपी करवाते हैं और उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। और ADHD क्या है? ADHD में क्या होता है कि 3 साइन, ADHD का जब भी कहीं भी नाम आएगा पूरी दुनिया में 3 साइन याद रखिएगा कि एक तो बच्चा बहुत ज़्यादा लोगों को बताएं भी कि है क्या। हाँ, यानी कि इसको अगर हम उसमें बात करें मेडिकल टर्म में तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये तो लोगों को समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला। हाँ, मैंने ये बोलो, हमें ये जो हमारी ऑडियंस है उसे सर के ऊपर से निकल गया होगा, ठीक है, तो आप लोग भी सर के ऊपर से निकल गया होगा। अब हम उसको सर के नीचे लेकर आते हैं, तो उसमें होता क्या है कि 3 चीज़ें, एक तो ये कि बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा, बिल्कुल ठीक है। तीसरी चीज़ गुस्सा, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा होगा, और जो सबसे पहला पॉइंट है जिसको मैं सबसे आखिर में डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बेचैन होगा कि बच्चा बैठ ही नहीं सकेगा, कभी इधर घुस जाए, कभी इधर चीज़ में घुस जाए, डस्टबिन के अंदर घुस जाता है, वॉशरूम में घुस जाता है, किचन में घुस गया, मतलब बैठ ही नहीं सकता। आप यकीन करें कि जो ADHD के बच्चे मेरे पास आते हैं ना, उनकी मैंने वो तो ठीक है, बच्चों को तो प्रॉब्लम है, उसको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, वो कभी इधर उठ रहा है, कभी इधर बैठ रहा है, कभी ये कर रहा है। कल ही मेरे क्लिनिक में बच्चा आया, उसके पेरेंट्स लेकर आए, आप यकीन करें 2 मरतों से मेरा मोबाइल नीचे गिरा दिया। अच्छा। उसके वालिदैन उसको मना कर रहे हैं, मैं कहा उसको मना नहीं करें, इसकी बीमारी का हिस्सा है, इसको बेचारे को पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसकी बीमारी का। फिर 2 मरतबा मेरी सीट के नीचे घुस गया, वो टेबल के नीचे चले गया, वो काउच होता है उसके नीचे चले गया वो। तो इस तरह के जो पेशेंट आते हैं तो उसमें उनकी वालिदैन जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब उसमें करना क्या होता है ADHD के अंदर, हाँ, एक तो टेबलेट आती है जो कि CNS स्टिमुलेंट होती है, यानी दिमाग को थोड़ा तेज करती है, लेकिन वो हम देते हैं 5 साल की उम्र के बाद बच्चों में। उससे पहले और उसके दौरान हमें क्या करना होता है कि सबसे जो मेन ट्रीटमेंट है ना इसकी वो BT है। BT स्टैंड फॉर बिहेवियरल थेरेपी, वो हमें करानी होती है। और अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो उसके लिए कुछ मेडिसिन आती है तो जो उससे एग्रेसिवपन को कम करते हैं, तो यानी कि एग्रेसिवपन को कम करने की मेडिसिन, एक दिमाग को तेज करने की मेडिसिन, ठीक है, और वो आजकल शॉर्ट भी है मार्केट के अंदर बहुत। और तीसरी चीज़ बिहेवियरल थेरेपी, सबसे अच्छे जो रिजल्ट्स आते हैं वो बिहेवियरल थेरेपी में आते हैं। अच्छा, तो आपका भी इंस्टीट्यूट है, आप उसमें सिर्फ स्पीच थेरेपीज करा रही हैं, बिहेवियरल थेरेपीज भी हो रही हैं, क्या क्या उसमें होता है और किस तरह जो ना वो इन बच्चों को हेल्प कर रहे हो? अच्छा, मेरा जो है वो मैंने स्टार्ट किया था एज एन स्पीच थेरेपिस्ट से, लेकिन वही बात कि बच्चों के अंदर इतने साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं कि वो स्पीच ही के नहीं है बल्कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी के भी हैं और वो बिहेवियर थेरेपी के भी हैं। जैसे डॉक्टर साहब जो हैं अगेन एंड अगेन बिहेवियर वाला पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करें और वो बहुत ज़्यादा डिस्कस करें, क्योंकि बच्चों के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉब्लम है ना वो बिहेवियर का भी है, ठीक है। अब जैसे हाइपर एक्टिव बच्चा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पेशेंट्स हैं डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, कहीं भी क्लिनिक में जाते हैं, कहीं भी किसी भी इन्वायरमेंट में जाते हैं तो बच्चा सेटल डाउन नहीं होता, बच्चे को इधर भी घुसना है इधर भी घुसना है, बच्चा बहुत ज़्यादा इम्पल्सिविटी शो करता है। तो इसके लिए जो हम लोगों ने सर्विसेज स्टार्ट की हैं वो हमारे सेंटर के अंदर जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी है, स्पीच थेरेपी भी है और बिहेवियर थेरेपी क्या होती है? अच्छा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये होती है जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा ADHD के साथ है और हाइपर एक्टिव है, तो हाइपर एक्टिविटी को हम कम करते हैं, उसके अंदर हमारा जो है बबल ट्यूब लगा हुआ है, बीम शॉवर है, सेंसरी लाइट्स हैं, विल बार्जर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, मसाज दिया जा रहा है, बच्चे को रिलैक्स किया जा रहा है, जो जंपिंग बॉल होती है, जो एक्सरसाइज बॉल होती है उसके ऊपर उल्टा लिटा के उनको प्रेशर देते हैं, डीप प्रेशर देते हैं, ब्लैंकेट में रोल करके सेंसरी लाइट दे के उनको बिल्कुल रिलैक्स करते हैं ताकि उनकी हाइपर एक्टिविटी कम हो जाए। और जो डेली के यूज़ होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल डेली रूटीन में जैसे कि बटनिंग करना, लेसिंग करना, बच्चों को उसके अंदर भी डिफ़िकल्टीज़ होती है। बेसिकली जो हमारे फाइन मोटर्स और जो ग्रॉस मोटर्स होते हैं ना उनके ऊपर भी काम किया जाता है ताकि बच्चे जो हैं अपनी अमली ज़िंदगी में डेली रूटीन की लाइफ में वो काम इंडिपेंडेंटली कर सकें। और बिहेवियर का तो आपको पता है कि इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड, इस बच्चे के ऊपर वरी करता है कि हमें कहाँ कौन से बिहेवियर्स को टैकल करना है। ये हर बच्चे का बिहेवियर डिफरेंट होता है, वो किसी चीज़ में बहुत अच्छा होता है, किसी चीज़ में
वो बहुत जो है लाई कर रहा होता है कहीं अच्छा, ना कहीं। हमें ये भी बात करना ज़रूरी है कि मैं ब्रेक यहाँ पे लूँगी, लेकिन डॉक्टर उस्ताद जब हम वापस आएंगे तो ये बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप जाहिर है आपका तजुर्बा भी है और आप उम्र में भी हम सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस और बड़े हैं, तो इधर बताइएगा कि सोशली पहले ही क्या चीज़ें नज़र नहीं आती थी, लोगों को पता नहीं था या इग्नोर कर देते थे, बच्चे उसी माशरे का हिस्सा बन जाते थे। अब या हमने बहुत ज़्यादा छुई मुई बना ली है, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं। ये चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इसको सीरियस लेना भी है, नहीं लेना, क्या करना है। आफ्टर दिस ब्रेक सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। जाने से पहले जैसे डॉक्टर रज़ाक साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों को अगर हम ओवर डू कर देते हैं, जैसे बहुत क्यूरियस पेरेंट्स होते हैं, कुछ बिल्कुल ही छोड़ा हुआ होता है बच्चे को कि देख ही नहीं रहे कि क्या कर रहा है, क्या मसाइल है इसके साथ। हाउ टू क्रिएट दिस बैलेंस, और आपको कब पता चलता है कि आपने बच्चों के ऊपर किस किस तरह से किस किस फेज़ में नज़र रखनी। जैसे अभी स्टार्ट में डॉक्टर उबैद ने भी कहा था देयर आर माइलस्टोन्स, तो उन माइलस्टोन्स के बारे में भी बताइएगा, और फिर किस तरह से एक पेरेंट एक बैलेंस कायम कर सकता है। आजकल हम सोसाइटी में देख रहे हैं चैलेंजेस भी बहुत हैं, जैसे हम थोड़ी देर पहले फ़ोन की बात कर रहे थे, बच्चों के हाथ में हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, माँ बाप भी इस्तेमाल करें, चीज़ें करें, तो कैसे अभी वो करना है बैलेंस? सवाल तो आपका इम्पोर्टेंट है। बात ये है कि इसमें सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमें हिस्ट्री एग्जामिनेशन एज ए डॉक्टर बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप समझ रही हैं बच्चा पैदा हो गया और उसको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, या बहुत एक्स्ट्रा ज़्यादा हम लोग बहुत केयर कर रहे होते हैं, या बहुत ज़्यादा वो चीज़ें कर रहे होते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एक तो हमारे जहन में आजकल के दौर के लिहाज से ये पता होना चाहिए कि जब बेबी पैदा होता है तो कितने महीनों बाद, कितने दिनों बाद उसके जो सेंसेस हैं या बॉडी के पार्ट एक्टिव होते हैं, वो कब तो डेवलप और एक्टिव होना शुरू होते हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। और दूसरी एक बात, सबसे बड़ी बात ये है कि डेफिनेटली एज ए मुसलमान हमारा अकीदा भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, इंसान इसमें है। तो डेफिनेटली जो, लेकिन खुदा न खासा अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये बहुत बड़ा ज़िंदगी का नुकसान भी होता है। ये इंसान बहुत कीमती चीज़ है बेसिकली, तो उसके ऊपर हमने देखना है कि ये सुन कितना रहा है, बोल कितना रहा है। हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम अपने क्या पीडियाट्रिशियन से बात कर रहे हैं, उनको चेकअप करवा रहे हैं। सेकेंडली आजकल के दौर में जो, जैसा भी आपने कहा कि हर चीज़ हमारे हाथ में मतलब नॉलेज होती है, तो अभी भी बजाय हमें नॉलेज एंड्रॉयड से लेने से या गूगल से लेने से बेहतर है कि हम अपने फिजिशियन से बात करें, क्योंकि उनकी जो सिर्फ नॉलेज जो होती है वो एंड्रॉयड वाली नहीं होती, उन्होंने बहुत सारी बुक्स और किताबें और अपना टाइम भी दिया होता है। तो डेफिनेटली जो चीज़ अपने टाइम पे होनी है तो वो टाइम पे होगी, चाहे आप उसको जितना भी कर लें। बाज़ लोग आते हैं बच्चा खड़ा नहीं हो रहा, और मेरी पड़ोसन का बच्चा तो खड़ा होना शुरू हो गया था। आपको पता है ऐसी बहुत सारी बातें मिलती सुनने को ना, फैमिली में कंपैरिजन हो जाता है, वो बहन का बेटा खड़ा हो रहा है तो इसका नहीं हो रहा, वो पढ़ने जा रहे हैं तो ऐसा होता नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है, ये कोने में बैठ जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें फैक्टर थे ना, उसके पीछे जैसे डॉक्टर साहब ने, मेरे कोलिग्स ने कहा कि बहुत सारे फैक्टर हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, बहुत सारी चीज़ें। तो डेफिनेटली सबसे बड़ी बात है कि हमने क्लोज फॉलो, एक तो सबसे पहले कि हम जनरल अपनी असेसमेंट घर के अंदर करें, उसके बाद फिर हम डॉक्टर की जो एडवाइस है उसके मुताबिक उसको फॉलो करें। गूगल्स को, दूसरी चीज़ों को लेने की, और स्पेशली हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो बातें मानी जाती हैं या जिसके ऊपर हम लोग अमल करते हैं, वो गूगल के अलावा हमारे आसपास के लोग होते हैं जो कि हमें बहुत मिसगाइड कर रहे थे। अब बहुत सारी बातें होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला डिलेड स्पीच, आप सोच रही हो, आप सोच रहे हैं उसके लिए कुछ करने के लिए, आपको कोई कुल्ली का आ जाएगा, कोई आपको चाचा आ जाएगा, कोई आपको मामा, चाहे छोड़ो यार कोई बात नहीं होता, वो फलाना बंदा होता था ना, वो 4 साल बाद बोलना शुरू किया हुआ। हमारा एकदम हर चीज़ को नॉर्मलाइज भी बहुत जल्दी कर देते हैं हम लोग। अच्छा, कॉलर भी शामिल कर लेते हैं, कुछ सवाल भी होगा यकीनन उनका। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, हम सुन नहीं पा रहे कॉलर को। जी डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं? तो बेसिकली ये लोग जो भी होते हैं ना, ये भी हमारे माशरे में बहुत बड़ा फॉल्ट है, क्योंकि हम लोग ना सही बताते हैं, ना उस अगर सही भी बंदा कर रहा हो तो उसको हम अमल करने में नहीं देते। बिल्कुल, मतलब हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं या हमारे पड़ोस वाले या जो भी आप समझ लें, तो ये चीज़ें भी हमें थोड़ा सा इनको भी। अच्छा, ज़रा सी हेल्प लेने को या आप कहना ना थेरेपिस्ट के पास जाना है तो समझ लेंगे पागल ही है। तो ये बात है, ये मिथ है हमारी ना कि थेरेपी से जहाँ आपने लफ्ज़ से जोड़ा बच्चे को या इंसान को, साइकोलॉजिकल इश्यूज पे हम शो कर रहे होते हैं तो लोग हेल्प नहीं लेना चाह रहे होते। बेसिकली ये हेल्प है, लेकिन अगर आपने जहाँ थेरेपी लगाई
आप दुनिया देखें, लोग अपने जो है बिजनेस थेरेपीज कर रहे हैं, आपने जो है मैरिज काउंसलिंग कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली कितने इश्यूज पे काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छे लोग हैं, वो अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो साइकोलॉजिकली असेसमेंट कराते हैं और थेरेपीज और उनको हेल्प आउट भी करते हैं डॉक्टर साहब। तो ये जो थेरेपीज को हमने पागलपन से जोड़ा हुआ है, ये इसको भी एक बड़ा चैलेंज होता है लोगों को समझाना करना कि हाँ यार ये थेरेपीज या सेशंस मैं ले रहा हूँ, ये मुझे हेल्प करेगा। तो ये एक्सेप्ट कराना। कॉलर है, पहले उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर जो कॉल करें प्लीज वॉल्यूम डाउन करें टीवी का और बात करें हमसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, बेटी है मेरी 4 साल की, वो बोलने में अटकती है। आप टीवी का वॉल्यूम प्लीज म्यूट कीजिए पहले। प्लीज़ जब कॉल किया करें आप लोग तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें और फिर पहले फ़ोन पे बात किया करें और जवाब लाइव सुना कीजिए, वरना आप भी बात नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है। जी, आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और यही सारे जो चैलेंजेस हैं हम लोगों को डेली रूटीन की लाइफ में जो है बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप अपना बच्चा लेकर आती हैं तो फिर ये जो है अगर हम इसके बारे में ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन या आपको कोई भी प्लान गाइड करते हैं तो अगर वहाँ आपकी ज़रूरत पड़ती है फैमिली की तो वो कहते हैं नहीं नहीं हमने फैमिली में नहीं बताया हुआ है, नहीं नहीं इनकी चच्ची को नहीं पता कि मैं यहाँ इसे लेकर आती हूँ, पता नहीं मैं तो बनाया हुआ है, उसको शर्म बना देते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। जी, अगर कोई हम प्रोग्राम लर्न कर रहे हैं बच्चों के लिए, सोशलाइज के लिए, फ़न एंड लर्न का कोई भी प्रोग्राम हम उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जी हम इस टाइमिंग में नहीं आते क्योंकि उनको पता है मैं यहाँ पर लेकर नहीं आती हूँ। जी आपका जो इवन मेरा सेंटर का नाम थेरेपी होम है, अगर वो कॉपियों पर या इधर है, नहीं हमने शो नहीं करना है कि थेरेपी होम जाता है, इट्स एन नॉर्मल इट्स एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, इंक्लूसिव वहाँ पे एनवायरनमेंट दिया जा रहा है जहाँ नॉर्मल बच्चों को और लर्निंग डिफ़िकल्टी वाले बच्चों को सबको सेटल डाउन किया जा रहा है। स्टिल वही नाम आ जाता है कि नहीं हम अपने बच्चे को थेरेपी के लिए नहीं लेकर जा रहे। फिर एक दूसरी जो देखा जा रहा है कि एक ये भी है कि लोग जो है अगर ये जो है इंटरवेंशंस और थेरेपी से ट्रीट नहीं हो रहे तो लोग बाबाओं के पास भी जा रहे हैं दम दुरूद करवाने कि जी ये बहुत ऐसा करता है और ये शाह के मज़ार पे ले जाओ तो ये ऐसे करके ट्रीट हो जाएगा। इस तरह के हमारे पास कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और लोगों का मानना है और लोगों का इसको सॉल्व करना है कि नहीं ये प्रॉब्लम इन दी एंड जब उनके बच्चों के अंदर चेंजेस नहीं आते, जब वो खुद भी काम नहीं करते तो इन दी एंड वो बाबा पे सारा वो सिस्टम हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। वर्स्ट कंडीशंस में क्या होता है, आपने जैसे अभी स्टार्ट में भी कहा था डॉक्टर वैद के जो है ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती हैं कि मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं और भी क्रॉनिक सिचुएशंस हो सकती हैं, तो उसके बारे में भी बताइएगा और उनको ट्रीट कैसे करना है वो भी बताइएगा आफ्टर दिस ब्रेक। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो डॉक्टर वैद आपसे सवाल था कि वर्स्ट कंडीशंस में क्या होता है और ये कब जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और हाउ टू डील कर। अच्छा देखें, वर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि अगर डिले स्पीच के साथ, बल्कि डिले स्पीच का वर्ड तो नहीं बोलूँगा मैं, डिले माइलस्टोन के साथ किसी को मिर्गी के झटके भी लगते हैं तो वो हमें उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। क्योंकि देखें मसला पता है क्या है, एक तो अगर किसी को मैं बोल दूँ कि मिर्गी का मसला है, अभी जैसे आपने बात की थी कि यहाँ पर लोग जो है एक साइकोथेरेपिस्ट को दिखाना स्टिग्मा समझते हैं, ना सिर्फ साइकोथेरेपिस्ट को दिखाना बल्कि आप किसी को ये कहते हैं कि आपको दिमाग के डॉक्टर दिखाना है, उसको स्टिग्मा समझते हैं। वो आपके पास अगली मरतबा आएगा नहीं कि हम कोई पागल थोड़ी हैं, हमें कोई दिमाग का मसला थोड़ी हुआ है, हमें कोई नफ्सियात का मसला थोड़ी हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि आपको मिर्गी को ट्रीट करना, दवाइयों के जरिए तो ट्रीट होते ही है, ठीक है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, अब तो मार्केट में बहुत नई नई दवाइयाँ आ गई हैं कि मिर्गी के अपना टैबलेट्स भी आ गई हैं, इंजेक्शंस भी आ गए हैं, सिरप भी आ गए, वो हम देते हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। अच्छा दूसरा क्या होता है कि इसके साथ साथ हम उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग भी करते हैं कि अगर बच्चे को मिर्गी का झटका लगता है, आपके मतलब स्कूल में लगा कहीं या घर के अंदर कहीं लग गया तो खुदाया इसके मुंह में कुछ नहीं डालना। यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा गिरा बेहोश से मुंह में कोई जूस ला के डाल रहा है, कोई पानी ला के डाल रहा है, कोई खजूर ला के डाल रहा है, जिसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि इसको NPO कर दें। NPO का मतलब ये होता है कि उसको मुँह से कुछ नहीं देना जब तक होश में नहीं आ जाए। उसका फिर साइड इफेक्ट क्या होता है, तो सांस की नाली में चीज़ें चली जाती है। दूसरा ये होता है कि अगर ये स्कूल बच्चा जाता है तो जो भी स्कूल में से करीबी दोस्त हैं, जो टीचर हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनको बताएं कि हमारे बच्चे को CP चाइल्ड है, उसके बाद इसको मिर्गी झटके पड़ते हैं उसकी वजह से। तो अगर फिट्स पड़े तो किसी भी फैमिली मेम्बर को, उसके फादर या मदर को कॉल करके बताएं कि आपके बच्चे को फिट्स पड़ा है, आप इसको आके लेके जाएँ, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि उसका स्क्रीन टाइम कम करें, क्योंकि जो ज़्यादातर देखा गया है कि टीवी की रेस से, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं टीवी की, उससे रेस से क्या होता है कि फिट्स बहुत ज़्यादा पड़ते हैं बच्चों के अंदर। जो फिट्स का एक कॉज है कि टीवी की रेस। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लैपटॉप पे आके बैठते हैं
मोबाइल के आगे बैठते हैं, ठीक है, मोबाइल स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, लैपटॉप स्क्रीन बहुत ज़्यादा है, टीवी की स्क्रीन का टाइम बहुत ज़्यादा है। आपको याद होगा एक कार्टून आता था जापान के अंदर, पोकेमॉन, शायद अगर मैं नाम बोला, पोकेमॉन, इस तरह का कुछ कार्टून था। अब जब जापान में बच्चों को इतने ज़्यादा फिट्स पड़ने लगे तो जब उनकी गवर्नमेंट ने रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि बच्चे जो पोकेमॉन देखते हैं सुबह 7 बजे के दरमियान, स्कूल जाने से पहले 6 या 7 बजे के दरमियान वो कार्टून आता था, तो उन्होंने उस कार्टून के ऊपर बैन लगा दिया, बंद कर दिया उसको कि नहीं, बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से बच्चों के अंदर फिट बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो मतलब वहाँ जाके उन्होंने काम किया। तो आप ये देखें ना कि वही वाली बात की ऑब्जर्वेशन और फिर कलेक्शन ऑफ डाटा एंड देन इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा हमारे, तो आप एज सोसाइटी बात करें, एज कंट्री बात करें, हम तो अपने न्यूक्लियर फैमिलीज़ के अंदर देख रहे हैं कि वो तवज्जो नहीं है। तो यकीनन डॉक्टर रज़ाक साहब, हम बार बार इस बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस दौरे हाजिर में रहते हुए यकीनन अब मोबाइल भी है, टीवी भी है, सब चीज़ें भी हैं, बच्चों को कैसे एक बैलेंस एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया जा सकता है और कैसे ये चैलेंजेस हैं इनको कंट्रोल किया जा सकता है? हम लोग मतलब हमें ये नहीं चाहिए कि हम ये जो चीज़ें हमें मिली हैं या हमें ईजाद हुई है इनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, इनका यूज़ हम लोग सही नहीं करते, बहुत सारी ये। तो डेफिनेटली अब बहुत सारी चीज़ें हैं, अब जैसे कोविड के अंदर ये चीज़ें कितनी काम आई थी बच्चों के, लोग अपने पेपर पढ़ रहे थे, ऑनलाइन बैठ के पढ़ाई हो रही थी, चीज़ें हो रही थी ना, डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं। तो हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, अगर कोई हमें अच्छी चीज़ आई है तो उसको अच्छा यूज़ भी करना चाहिए। अब बाकी डेफिनेटली मिस यूज़ की वजह से सारी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे भी डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया, बाद बच्चे मतलब पढ़ाई का जो टाइम था उसमें कार्टून देखना शुरू हुए, और अब अभी भी बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं। तो डेफिनेटली देखिए ये चीज़ें हाई लेवल पर हमें करनी पड़ेंगी, ये कोई मतलब उसमें नहीं है। सबसे पहले जो होता है आपका प्राइमरी सिस्टम होता है, पूरी दुनिया में है, आपका इलाका, आपका गली, आपका मोहल्ला, आपका जो टाउन है वो क्या कर रहा है इस बारे में। डेफिनेटली जब हम उस तरफ नहीं जाते हैं तो ये चीज़ें फिर हम एंड ऑफ द डे जो बड़े अस्पतालों पर आई गिरती हैं। हम कितने लोगों को बता देंगे कि यार आपके साथ ये मसला है, आप ये नहीं कर रहे हैं, ये बताना। फॉर एग्जांपल जैसे मैडम का सेंटर, डॉक्टर साहब को हॉस्पिटल है या जेपीएमसी में लोग आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा सक्खर से या बलूचिस्तान के किसी एरिया से या पंजाब से किसी जगह से आता है और एक छोटा सा सवाल है कि मेरा बच्चा ये बोल नहीं पा रहा, वो परेशान हालत में आता है, तो ये चीज़ तो उसकी उधर ही उसी इलाके में उसी जगह हल होनी चाहिए थी। हाँ, वो कैसे सेशंस लेगा यहाँ पे, कैसे सेशन लेगा, क्या करे। फिर वो एक दफ़ा जब बंदा आ जाता ट्रैवल करके, आपको पता है इस महंगाई के दौर में आना जाना रहना मुश्किल हो जाता है, तो वो बच्चे बेचारे सबसे पहले उनका सवाल ही यही होता है, मैं अभी आया, मैं शाम को मैंने वापस जाना है, मैं क्या करूँ। आप ना इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जब हम ये चीज़ उनको बताते हैं तो वो डिसहार्ट होकर चले जाते हैं। अभी जैसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, एक मेरे पास 4-5 दिन पहले बंदा आया था सांगड़ से, अब उसका बेटा तकरीबन 22-24 साल का है। वो बेचारे ज़िम्मेदार फार्मर थे जो मतलब होते हैं, उन्होंने बोला यार मेरा एक बेटे का इंतकाल हो गया किसी वजह से और एक अभी है, तो ये सुनता नहीं है। अब ये लगाओ जब आप एक बंदा 24 साल उम्र होती है, आप क्या कर रहे थे 24 नहीं, वो बेचारा क्या कर रहे हैं, वसाइल नहीं है ना उसके पास, उसको कौन शहर में लेके जाएगा, उसको कौन हेल्प आउट करेगा, अगर वो जा रहा है तो उसे कौन मदद करेगा। डेफिनेटली हमारे यहाँ तो आपको पता सिस्टम ऐसा है कि बिल्कुल इन्फ्लुएंस ही नहीं बेचारों, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ें बहुत सारी हैं जो कि हमें हर लेवल पे काम करना पड़ता है, ये चीज़ें जो कि हमने अगर हमने अच्छा मुआशरा कायम करना है तो बिल्कुल ऐसे ही। इस तमाम चीज़ों को एड्रेस करने के लिए जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं, वाकई हमें इनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है और बताने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि हमें करना क्या है। आपने एक दफ़ा डॉक्टर को दिखाया, भाग जाते हैं, वही मिथ सुन के लो पागल है, नफ्सियाती है, फलाना है, फैमिली प्रेशर्स होते हैं, कहीं तो आपके पार्टनर ही सपोर्ट नहीं कर रहे होते, माँ बाप में ही जो है ना वो झगड़ा हो जाता है इस बात पे कि यार बच्चे को करवाना है कि नहीं करवाना। तो ये सारे चैलेंजेस हैं यकीनन डॉक्टर, हाउ टू कंक्लूड दिस? इस तरीके से देखें, इन सिचुएशन के अंदर जो है इसकी वजूहत यही निकलती हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि उनका इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड देखना बहुत ज़रूरी होता है, वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इफ़ इन केस अगर पेरेंट अंडरस्टैंड है तो वो इस चीज़ को ज़रूर केपेबल करेंगे और ज़रूर इसको इस चीज़ के लिए एग्री करेंगे और थेरेपीज़ के लिए लेकर आएंगे। इफ़ इन केस अगर पेरेंट्स ही केपेबल नहीं है और उन्हें पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्यों आ रहा है और क्यों सर्विसेज दी जा रही है, तो फिर इसका कोई जो है क्योर नहीं
नहीं है आगे। फिर जो है हम आसान ज़बान में से ये कह सकते हैं कि घर पे लेकर जाएं, किसी ट्यूशन वाली बाजी के पास बिठा दें, थोड़ा बहुत जिनके पास बच्चे कम है तो थोड़ा बहुत इसको सेटल डाउन कर सकती हैं। और हम इनको जो है रोज़मर्रा की स्ट्रेटजीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, या इनको हम होम प्लान दे देते हैं कि आप घर में जाके ये करें, इस तरीके से इनसे बातें करें, इस तरीके से जो है अगर खेल रहे हैं तो इनको ये जो है ये वाले एनवायरनमेंट में इसको इस तरीके से सेटल डाउन करें। बिल्कुल, ऐसे तो हर चीज़ क्योरेबल है, हर चीज़ का इलाज मौजूद है और सपोर्ट मौजूद है, आपके पास बेस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर आप देखें, दुनिया भर में आप जाएं तो एक डॉक्टर तक पहुंचना ही उस सिस्टम में इतना मुश्किल काम है। यहाँ तो आपने 200, 250, 300, 1000 रुपए की पर्ची पकड़ाई एज पर हॉस्पिटल और आपको अपना जो रेलिवेंट डॉक्टर है वो मिल जाता है। तो आप किसी भी चैलेंज से गुजर रहे हों, कम से कम स्पेशलिस्ट के पास जाएं और उसको हल कराने की कोशिश करें, तो यकीनन मसाइल हल होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर रज़ाक, डॉक्टर रिदा और डॉक्टर उबैद, आप लोगों ने वक्त दिया। आप तीनों की आमद और वक़्त का बहुत शुक्रिया। रमशा कमर और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।